संप्रदाय की स्थापना से भी पहले ही था, बल्कि जेकाल संप्रदाय के पूर्वजों ने यहाँ जेकाल संप्रदाय की स्थापना तलवार मकबरे के अस्तित्व के कारण ही की थी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने तलवार मकबरे से पहली तलवार निकाली थी वो जेकाल संप्रदाय का एक पूर्वज था। इस तरह तलवार मकबरा जेकाल संप्रदाय के अधीन हो गया और उनके परीक्षण के मैदानों में से एक बन गया। बेशक यह केवल बूढ़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहानियां थीं। जेकाल संप्रदाय के पहले संप्रदाय गुरु को पहले ही 1 लाख वर्ष हो चुके थे। वो लंबे समय से गायब था और कोई भी उसके ठिकाने की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि एकमात्र बात यह थी कि तलवार के मकबरे में आप तलवार को नहीं चुन सकते थे, बल्कि तलवार खुद आपको चुनेगी। आप किसी तलवार को उठाते हैं तो वो सबसे पहले आपके दिल को देखेगी। अगर वो चाहती है कि आप उसके मालिक बने तो वो आपका पीछा करेगी, नहीं तो 1 इंच भी नहीं हिलेगी और जबरदस्ती करने पर बाकी तलवारें आप पर हमला कर देंगी। भीड़ के बीच आर्यन को इधर उधर धकेला जा रहा था। इससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। मोटू कूद पड़ा और दूर से चिल्लाया, मास्टर जल्दी करो और अंदर जाओ। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मीरा के चेहरे पर भी चिंता की झलक थी। पहला पड़ाव गति पर निर्भर था। मुख्य बात यह थी कि आर्यन अभी भी भीड़ में आराम से चल रहा था, जैसे कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए मोटू और मीरा को उसकी चिंता हो रही थी। आर्यन उनकी ओर देखते हुए भीड़ के बीच से ही मुस्कुराया और ठीक है का इशारा किया। दरअसल वो खुद भी जल्दी करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि कुछ लोगों का एक समूह उसे लगातार दबा रहा था और वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। उनमें से किसी ने एक चाकू निकालकर उसकी पीठ पर भी वार करने की कोशिश की थी। किस्मत से वो उससे बच गया, वरना उसे चाकू से मार दिया जाता। कुत्तों, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है? क्या तुम लोग सच में मुझे मारना चाहते हो? तो ठीक है। आर्यन ने अपने आसपास के दुष्ट दिखने वाले अजनबियों को देखते हुए अपने मन में कहा। अचानक आर्यन ने अपना एक हाथ एक व्यक्ति के कंधे पर रखा, जल्दी से उसकी गर्दन का गला घोंट दिया और चिल्लाते हुए कहा, भाई, क्या मैंने तुम्हारी बहन के साथ यौन संबंध बनाए हैं या तुम्हारी बहन के साथ कोई खेल खेला है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? उस शिष्य की गर्दन का गला घोंटा जा रहा था, जिससे उसके सांस लेना मुश्किल हो गया था। हालांकि उसने फिर भी घमंड से कहा, तूने सियान परिवार को नाराज किया है, इसके लिए तू खुद जिम्मेदार है और अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते ही उसने एक चाकू से आर्यन के दिल को निशाना बनाते हुए आगे की ओर वार किया। अगर चाकू आर्यन को लगता है तो वो बिना किसी संदेह के मारा जाएगा। हालांकि आर्यन की भौहें कसने लगीं और उसने कहा, सियान परिवार। बोलते समय उसने चाकू से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने हाथ में शक्ति बहाते हुए उसकी गर्दन को जोर से दबा दिया। क्रैक! उस शिष्य की गर्दन टूट गई थी, जिसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज आई, आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 800 एक्सपी पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। यह जरूर सियान परिवार का कोई नौकर होगा। ऐसा लगता है कि सियान परिवार इस बार मुझे जाने नहीं देगा। चलो, यह भी अच्छी बात है, इस बहाने मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। आर्यन ने अपने मन में सोचा। गर्दन टूटने के बाद वो शिष्य जमीन पर गिर गया और लोगों के एक बड़े समूह द्वारा तब कुचला गया जब तक कि उसका चेहरा पहचान से परे नहीं हो गया। उसी समय सियान परिवार के कुछ और लोग आगे बढ़े। हालांकि आर्यन ने भीड़ के बीच में अपनी स्थिति बनाए रखी और भीड़ को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो लगातार उन शिष्यों पर हमला कर रहा था जो उसकी ओर हमला करने आ रहे थे। उन लोगों के प्रति जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो कभी भी नरमी से पेश नहीं आता था। उसने भीड़ में मारना जारी रखा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने ही ऐसा किया था, क्योंकि जो लोग जमीन पर गिर गए थे वो सभी आंतरिक चोटों से पीड़ित थे। यह भगदड़ की तरह था। इसके अलावा उसने जिन लोगों को मारा उनके अलावा भी कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग थे जो गलती से गिर गए और कुचले जाने से उनकी मौत हो गई। ऐसा हर साल होता है। यह बस इतना ही था कि आज बहुत से लोग मर चुके थे। मास्टर, जल्दी करो। आर्यन, जल्दी करो।
मीरा और मोटू को कुछ नहीं पता था कि आर्यन भीड़ के बीच में क्या कर रहा था, इसलिए वो लगातार उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। अचानक कबीर मोटू के पास आया और आंखों में हत्या के इरादे के साथ उसकी ओर देखते हुए बोला, मोटू चिंता मत करो, पहले चरण में हम उसे केवल एक सबक सिखाएंगे और जाने देंगे। यह सुनकर मोटू के मन में उथल पुथल मच गई और वो तुरंत चिल्लाया, कबीर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कबीर की आंखें भयावह हो गईं। जीवन के लिए एक जीवन, मेरे भाई जुबिन का जीवन उसके हाथों से गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा? पहले वो फिर तुम दोनों, भागने के बारे में सोचना भी मत। सियान परिवार के लोगों से दुश्मनी मोल लेकर क्या आज तक कोई जिंदा बचा है? फिर कबीर ने मीरा को देखा और एक ठंडी आवाज में उससे कहा, कुतिया, मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम एक कुत्ते के साथ जुड़ गई। बस तुम रुको और देखो कि मैं उसे कैसे मारता हूँ। सियान परिवार ने 300 से ज्यादा शिष्यों को अंदरूनी हिस्से में शामिल करवाने का लालच देकर आर्यन को निपटाने के लिए भेजा था। उनमें से कई युद्ध बुजुर्ग भी थे जिनकी शक्तियाँ बहुत खतरनाक थी। मीरा और मोटू दंग रह गए, लेकिन वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी मोटू ने परेशान होते हुए मीरा से पूछा, मास्टर खतरे में है, हमें क्या करना चाहिए? मीरा ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि वो परीक्षा से पीछे हट जाए, यह उसके लिए बहुत खतरनाक है। यह बोलते हुए वो नीचे भागने लगी, लेकिन केशव ने उसे आगे बढ़ने से पहले ही पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, मीरा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? परीक्षा शुरू हो चुकी है, तुम बीच में कोई दखल नहीं दे सकती। ये संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है। क्या तुम नियमों के खिलाफ जाना चाहती हो? मीरा की आंखें ठंडी थीं और उसने कोई परवाह नहीं की। उसने तुरंत केशव का हाथ झटका और फिर से भागना शुरू कर दिया। वो किसी भी हालत आर्यन को बचाना चाहती थी। उसी समय केशव ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम सच में मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रही हो? संप्रदाय के नियमों को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रही हो? जाओ, उसे पकड़ो और सजा के तौर पर उसे 100 कोड़े मारो। उसने कुछ शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा। मोटू राम हैरान रह गया और तुरंत झुक गया और कहा, बुजुर्ग जूनियर सिस्टर मीरा परीक्षा में दखल देने की कोशिश नहीं कर रही है, वो केवल पहाड़ छोड़ना चाहती है, कृपया उसे जाने दो। यह बोलते हुए वो चुप हो गया और जल्दी से 3 आत्मा पत्थर निकाले और उसे सौंप दिए। केशव मुस्कुराने लगा और आत्मा पत्थर लेने के बाद वो अचानक जोर से चिल्लाते हुए बोला, मोटू राम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुजुर्ग को रिश्वत देने की? आखिर तुमने मुझे समझा किया है, लड़को इसे भी सजा दो। यह बोलते बोलते उसने तीनों आत्मा पत्थरों को अपनी जेब में रख लिया। फिर तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ वो हंस पड़ा, तुम मुझे सिर्फ 3 आत्मा पत्थरों से रिश्वत देना चाहते हो? तस्क, कचरा। मोटू ने उसकी ओर गुस्से में देखा और पूछा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? केशव ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे नहीं उकसाना चाहिए था, कुछ समझे? हाँ। फिर केशव ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, इन्हें खींच कर लेकर जाओ और दोनों को 100 कोड़े मारो। अगर यह लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं तो सजा को दोगुनी कर दो। अगर फिर भी विरोध करने की कोशिश करें तो सीधे मार डालो। वो एक बुजुर्ग था, वो जो चाहे कर सकता था और उसे कोई रोक नहीं सकता था। फिर मीरा, जिसे भागने से पहले ही कुछ शिष्यों ने पकड़ लिया था, उसे और मोटू को वहाँ से घसीट कर ले जाया गया। मीरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी नजरें पहाड़ की तलहटी में थी जहाँ लाखों लोग दौड़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ आर्यन को लेकर परेशान थी। सियान परिवार ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था जो उसे परीक्षा के दौरान ही मारने वाले थे। उसे उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि उन लोगों में युद्ध बुजुर्ग भी थे, तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मीरा ने अपने दिल में कहा, आर्यन, तुम्हें बचकर रहना होगा, तुम्हें परीक्षा में पास होना ही होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम सियान परिवार से बच सकते हो। अगर तुम परीक्षा पास करके संप्रदाय में शामिल हो गए तो सियान परिवार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। एक बार जब वो जेकाल संप्रदाय का शिष्य बन जाता है तो उसकी पहचान अलग हो जाएगी। फिर अगर सियान परिवार उसे छूने की हिम्मत करेगा तो उन्हें इसके बारे में 2 बार सोचना होगा। कुछ देर बाद
मोटू को चमड़े की कांटेदार चाबुक से पीटा जा रहा था और वो एक सुअर की तरह चिल्लाया और जोर से बोला, केशव कुत्ते, एक दिन तू इसके लिए जरूर पछताएगा। दूसरी तरफ आर्यन ने रास्ते में अब तक दर्जन भर लोगों को जान से मार दिया था। उन सभी की गर्दनों को तोड़ा गया था, बाकी उनका क्षतिग्रस्त शरीर लाखों लोगों की भीड़ के द्वारा कुचला गया था। चाहे कुछ भी हो, आर्यन को इससे बहुत फायदा हुआ था। उसके ही एक्सपी पॉइंट्स बढ़ गए थे और उसकी ट्रयू एनर्जी भी बढ़ गई थी, जो हथौड़ा बनाते समय खर्च हो गई थी। इसके अलावा स्ट्राइकिंग मूल्य पूरी तरह से भर गया था। अंत में वो विशाल तलवार मकबरे के बाहर पहुंचा। यह एक विशाल गुफा थी और गुफा के प्रवेश द्वार पर दो अतुलनीय रूप से नुकीले शब्द थे, तलवार मकबरा। इन दो शब्दों को देखकर आर्यन का मन कांप उठा, जैसे कि उसने महसूस किया था कि किसी तरह की मजबूत तलवार ने उस पर हमला किया हो। हर आघात एक मजबूत बल से भरा हुआ था, जैसे कि यह अथाह तलवार तकनीकों का एक समूह था। जितना अधिक वो दो शब्दों तलवार मकबरे को देखता गया, वो उतना ही अधिक हैरान होता गया। दूसरी तरफ आसमान में जेकाल संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग तलवारों पर उड़ रहे थे, जिनकी नजरें तलवार मकबरे पर टिकी हुई थी। उनमें से एक ने अपनी दाढ़ी को छुआ और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस साल के शिष्य दुनिया भर की सभी शीर्ष प्रतिभाएं हैं, इस बार कुछ मजा आने वाला है। उसकी बात पर सहमत होते हुए एक दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग संप्रदाय के पार्थ की वजह से हमारे ऊपर काफी दबाव बन रहा है। वो पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली लड़का है। उसकी शक्तियां पहले ही युद्ध सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। यह अब कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक अन्य महिला बुजुर्ग ने धीरे से कहा, पार्थ संप्रदाय के मास्टर ऋदेश का बेटा है। उसकी ताकत उसकी स्वॉर्ड नहीं है, ना ही यह उसकी प्रतिभा या क्षमता है, बल्कि उसकी ब्लड लाइन है। मैंने सुना है कि उसके शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली ब्लड लाइन छिपी हुई है। वो 20 साल की उम्र में ही युद्ध सम्राट बन गया था। अगर उसके पास एक रहस्यमय ब्लड लाइन की मदद नहीं होती तो ऐसा कुछ होना असंभव है। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। देखते हैं कि इस साल कोई विशेष शिष्य हैं या नहीं। शायद इन 1 लाख शिष्यों में से 1-2 ऐसे निकल जाए जो पार्थ की बराबरी कर सके। वो सभी नीचे तलवार मकबरे में प्रवेश होते 1 लाख से अधिक शिष्यों को देख रहे थे। हालांकि वो सभी अपने दिलों में जानते थे, इनमें से कोई भी पार्थ जैसा नहीं होगा। उसके जैसा योद्धा हजारों वर्ष में एक बार पैदा होता है। पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर प्रतिभा के मामले में कोई भी पार्थ के मुकाबले में नहीं था। इन 1 लाख शिष्यों के लिए उनकी उम्मीदें सिर्फ शब्द थीं, बस इतना ही। वो जेकाल संप्रदाय का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम 1-2 सभ्य प्रतिभाशाली शिष्यों को ढूंढना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिणी तरंग महाद्वीप में स्वर्ग संप्रदाय का बहुत ज्यादा दबाव था और यह उनके लिए असहनीय था। नीचे तलवार मकबरे में उमड़ते हुए शिष्यों को देखते हुए चारों बुजुर्गों के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी। उनमें से एक ने तीखी मुस्कान के साथ ही कहा, ऐसा लगता है कि यह साल पिछले साल से भी बदतर है। पिछले साल कम से कम कबीर था, मुझे इस साल डर लग रहा है। अगर हर कोई कबीर की तरह होता तो हमारा जेकाल संप्रदाय स्वर्ग संप्रदाय के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम होता। कबीर की तलवार की समझ एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। वो पहले से ही प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभाशाली हैं। यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में उसे भी कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली लोगों में गिना जा सकता है। कबीर एक ऐसा शिष्य है जिसका अगर अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाए तो वो निश्चित रूप से भविष्य में एक युद्ध सम्राट बन सकता है। कम से कम वो हमारे जेकाल संप्रदाय के लिए कुछ चेहरा अर्जित करने में सक्षम होगा। वो चारों इस साल की परीक्षा से थोड़े निराश थे, क्योंकि इन शिष्यों को केवल परीक्षा के बारे में पता था। उनमें से कई भी यह नहीं जानता था कि तलवार का मकबरा क्या था। दूसरों को दौड़ते हुए देखकर वो पीछे हो लिए, जैसे ही वो निराशा में जाने वाले थे। बुजुर्ग महिला हैरान रह गई और बोली, रुको, वो लड़का क्या कर रहा है? कौन सा? महिला बुजुर्ग ने आर्यन की ओर इशारा किया, जो वहाँ चुपचाप खड़ा था। उसी समय आर्यन ने अपने हाथ में एक छोटी सी शाखा उठाई। बाकी तीनों ने नजर दौड़ाई।
एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि वो अंदर घुस सकता है। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं लगता, देखो उसकी आंखें बंद हैं जैसे कि वो कुछ समझ रहा है। वो क्या देख रहा है? वो गुफा पर 2 शब्दों तलवार मकबरे को देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? अचानक चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे काले हो गए। लगभग उसी समय उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ समझ गया हो? चारों ने सांस रोककर आर्यन की ओर चुपचाप देखा। उनका दिल अतुलनीय रूप से घबरा गया था, जैसे कि यह जीवन और मृत्यु का क्षण था। आर्यन के दिमाग में एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई थी। उसके बाद उसने जमीन से एक शाखा उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह वो समय था जब उसका दिमाग किसी शक्तिशाली आभा की ओर आकर्षित हो रहा था, इसलिए उसने सब अपने मन पर छोड़ दिया था। एक होश ध्वनि के साथ उसके मन की शक्ति सीधे 2 शब्दों तलवार मकबरे में प्रवेश कर गई। स्वॉर्ड आर्ट तकनीक, तलवार उठाने की तकनीक, टूटी हुई तलवार तकनीक, आखिर में 9 स्वर्गीय तलवार तकनीक भी अपने आप जारी हो गई। आर्यन की सभी तलवार तकनीकें उसके काबू से बाहर हो गई थी और वो उन्हें जारी होने से रोक नहीं पा रहा था। जब ऐसा हुआ, 2 शब्दों तलवार मकबरे की तीक्ष्णता उसके दिमाग में लगातार दिखाई देती थी। इस तरह की तीक्ष्णता कुछ भारी उठाने में सक्षम लग रही थी, जैसे कि यह हल्का था, लेकिन पहाड़ों और नदियों, उग्र लहरों को बाहर निकालने में भी सक्षम लग रहा था और स्थिर पानी की तरह शांत भी लग रहा था। यह बहुत अजीब था। यह क्या है? आर्यन यह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मैं कहाँ हूँ? यह स्वॉर्ड सेंट स्पेस है। तुम यहाँ आने वाले पहले इंसान हो। आर्यन एक ऐसी दुनिया में पहुँच चुका था जहाँ अंधकार के सिवा कुछ और नहीं था। हालांकि यह बात अलग थी कि उसका शरीर अभी भी तलवार मकबरे के बाहर चुपचाप आंख बंद करके खड़ा था। स्वॉर्ड सेंट स्पेस। आर्यन हैरान रह गया। मैं स्वॉर्ड सेंट मास्टर झा के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पास ऐसी कोई जगह है या नहीं। आह आह आह, स्वॉर्ड सेंट खांसने लगा। यह स्वॉर्ड सेंट स्पेस है। हाँ, मेरा नाम झा है, लेकिन मैं एक मास्टर नहीं हूँ, बल्कि एक स्वॉर्ड सेंट हूँ। बच्चे, यह तथ्य कि तुम स्वॉर्ड सेंट स्पेस को खोलने में सक्षम हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अनूठी क्षमता है और तलवार के रास्ते की तुम्हारी समझ आम लोगों की तुलना में अधिक है। मैं यहाँ 10 लाख वर्षों से रहा हूँ, यहाँ तक कि जेकाल संप्रदाय का पहला बुजुर्ग, जिसने संप्रदाय की नींव रखी थी और जिसकी तलवार की समझ अद्वितीय थी, वो भी स्वॉर्ड सेंट स्पेस को खोलने में असमर्थ था। जेकाल संप्रदाय का पहला पूर्वज, एक अद्वितीय दिव्य तलवार। ऐसा लगता है कि कहानियाँ सच है, ये सोचते हुए आर्यन तुरंत हंस पड़ा। जब जेकाल संप्रदाय के एक पूर्वज अद्वितीय दिव्य तलवार कौशल के साथ इस स्वॉर्ड सेंट स्पेस को नहीं खोल पाए, तो मैं इसे कैसे और क्यों इसे खोल पाया? कहीं ऐसा तो नहीं यह तलवार मकबरा चाहता है कि मैं इसका मालिक बनूं? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जितनी चाहूँ उतनी तलवारें ले जा सकता हूँ। अगर मुझे 10 दिव्य तलवारें मिल गई तो यह कितना अद्भुत होगा। वाह, 10! इस ख्याल भर से तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है। एक रूबी के लिए, एक छाया के लिए, एक वाणी के लिए, एक स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों के लिए। हाँ, वास्तव में ये बहुत ही मजेदार होगा। 10 दिव्य तलवारों के साथ सिंह साम्राज्य को कोई भी हरा नहीं पाएगा। फिर हम पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर राज करेंगे। हाँ, मैं फिर आराम से स्वर्ग संप्रदाय को कुचलकर और उस पार्थ कुत्ते को कुचलकर मेघा को भी बचा कर ले आऊंगा। आर्यन जब अपने सपनों की प्यारी दुनिया में खोया हुआ था, तभी उसे स्वॉर्ड सेंट की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यहाँ अब कोई अद्वितीय दिव्य तलवारें नहीं हैं। यह सुनकर आर्यन का सुंदर सपना चकनाचूर हो गया और उसने संदेह के साथ पूछा, आप एक स्वॉर्ड सेंट हैं ना? अगर आपके पास एक भी अद्वितीय दिव्य तलवार नहीं है, तो कम से कम आपके पास कुछ गॉड स्टेज की स्पिरिचुअल तलवारें तो होंगी। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक स्वॉर्ड सेंट की उपाधि के लायक है। भले ही आपके पास एक अद्वितीय दिव्य तलवार न हो, फिर भी आपको मुझे कुछ ना कुछ देना होगा, एक दिव्य ब्लेड या कुछ और। स्वॉर्ड सेंट ने जवाब दिया, मेरे पास वो भी नहीं है। इससे आर्यन ने निराश हो गया। चाहे कुछ भी हो, मैं ही था जिसने स्वॉर्ड सेंट स्पेस खोला था।
कुछ और तलवारें तो होनी चाहिए, है ना? भले ही एक दिव्य तलवार और गॉड स्टेज स्पिरिचुअल तलवार ना हो, वो कम से कम कुछ सुप्रीम स्टेज की तलवारों से काम चला सकता था। यह बात अलग थी कि वो उन्हें सीधे सिस्टम को बेचने वाले था। इस तरह वो कुछ सिस्टम पॉइंट्स कमा सकता था। हालांकि स्वॉर्ड सेंट ने उसकी इस उम्मीद पर भी पानी फेरते हुए कहा, मेरे पास अब और तलवारें नहीं हैं। आर्यन की आंखें गुस्से में काली हो गई। उसने पूरे 5 से 6 मिनट तक अपना गुस्सा काबू में करने की कोशिश की, पर अंत में वो फूट पड़ा। क्या आपके पास कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? कम से कम आपको मुझे कुछ तो देना चाहिए, है ना? स्वॉर्ड सेंट ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आर्यन को अब लग रहा था जैसे कि यह जगह बस एक भ्रमजाल है, वरना एक स्वॉर्ड सेंट के पास एक भी कम से कम एक स्वॉर्ड तो होनी चाहिए थी। लेकिन इस स्वॉर्ड सेंट के पास कुछ भी नहीं था। उसने पहले जो कुछ भी सोचा वो अब उसे व्यर्थ लग रहा था। क्या आपके पास सच में कुछ भी नहीं है? उसने गुस्से में कहा। स्वॉर्ड सेंट ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। ठीक है। आर्यन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अचानक फूट फूट कर चिल्लाया, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ क्यों लाए? ये पूरी तरह से मेरे वक्त की बर्बादी है। अलविदा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और इस बेकार जगह पर कभी नहीं आऊंगा। यह बोलकर वो मुड़ गया और जाने लगा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये एक स्वॉर्ड सेंट है, भले ही मेरे पास कुछ ना हो, फिर भी इसे मुझे कुछ तो देना चाहिए था। आखिर मैं पहला इंसान हूँ जिसने इस स्वॉर्ड सेंट स्पेस को खोला है। कम से कम इसलिए ही मुझे कुछ दे देता। यहाँ इतना वक्त बर्बाद करने के बाद उसे यह सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। अगर वो यहाँ आने की जगह तलवार मकबरे में गया होता तो कम से कम वहाँ से तो वो कुछ हासिल कर लेता, लेकिन ये तो पूरी तरह से बेकार था। आर्यन जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, स्वॉर्ड सेंट ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे छोटे भाई, चिंता मत करो। आर्यन ने गुस्से में कहा, मुझे परीक्षा के लिए देरी हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। स्वॉर्ड सेंट को आखिरकार एक व्यक्ति मिला था, इसलिए वो आर्यन को इस तरह जाने नहीं दे सकता था। यह वो व्यक्ति था जिसका उसने लाखों सालों से इंतजार किया था। उसने तुरंत कहा, छोटा भाई, परीक्षा की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वास्तव में कोई और अद्वितीय दिव्य तलवारें नहीं हैं। लेकिन यह सच है कि तुम इस जगह पर आने वाले पहले इंसान हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी तलवार के रास्ते की समझ बहुत उच्च स्तर की है। तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड सेंट की विरासत देने जा रहा हूँ। आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस एक अद्वितीय दिव्य तलवार चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए कोई स्वॉर्ड सेंट की विरासत। यह बोलते हुए आर्यन अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। रुको, आपने अभी क्या कहा? स्वॉर्ड सेंट की विरासत? क्या यह कोई तकनीक है? क्या यह स्वॉर्ड सेंट की कोई अंतिम तकनीक है या फिर कोई ब्लड लाइन? आर्यन ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा और एक गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिया। स्वॉर्ड सेंट को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आर्यन के उन शब्दों से वो पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो, और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, भाड़ में जाओ। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप अपनी विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे जाने दो, आर्यन ने गुस्से में कहा। अचानक एक बूढ़ा आदमी आर्यन के पास प्रकट हुआ और उसने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए। ऐसे मत जाओ, मैंने अभी तक तुम्हें स्वॉर्ड सेंट की विरासत नहीं दी है, तो तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? आर्यन को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी कि वो एक स्वॉर्ड सेंट हैं। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। स्वॉर्ड सेंट ने कहा, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक कि तुम मेरी स्वॉर्ड सेंट की विरासत को अपना नहीं लेते हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? तुम खुद को कैसे एक स्वॉर्ड सेंट कह सकते हो? अब जल्दी करो और मुझे जाने दो, मुझे अभी भी परीक्षा देनी है। आर्यन गुस्से में और साथ में हैरान भी था। फिर परीक्षा के बारे में सोचकर उसका दिल फिर से कस गया। उसे यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करनी थी। अगर वो चूक गया तो कुछ और कहने के लिए नहीं बचेगा। वो वास्तव में मीरा और मोटू राम को निराश नहीं करना चाहता था और इससे भी अधिक मिशन को विफल नहीं करना चाहता था।
इसके अलावा उसे मीरा की तरफ से एक खास इनाम भी मिलने वाला था, जिसे लेकर अपने मन में वो बहुत उत्सुक था। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो इस खास इनाम को लेने से चूक नहीं सकता था। आर्यन फिर से चिल्लाया, जल्दी करो और जाने दो, भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। स्वॉर्ड सेंट ने तुरंत बेशर्मी से काम लिया और कहा, अगर तुम स्वॉर्ड सेंट की विरासत को अपना लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। 1,00,000 साल एक बहुत लंबा समय था। आखिरकार कोई आया जो उसकी विरासत को संभाल सकता था, इसलिए वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। एक बार जब आर्यन ने उसकी स्वॉर्ड सेंट की विरासत ले ली तो वो आराम से यहाँ से मुक्ति पा सकता था और हमेशा के लिए स्वर्ग में आराम कर सकता था। सच में तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है। आर्यन के चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी, लेकिन वो अब इस हद तक मजबूर हो गया कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और कहा, ठीक है, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वास्तव में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही उसने इतना बेशर्म स्वॉर्ड सेंट इससे पहले कभी देखा था और ना ही सुना था। लेकिन यह स्वॉर्ड सेंट वास्तव में सबसे अलग था। उसने आर्यन को सच में हैरान कर दिया था, यहाँ तक कि वो उसके पैरों में भी पड़ गया। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और क्या हो सकती थी। जब स्वॉर्ड सेंट ने देखा कि आर्यन उसकी बात मान गया है तो वो तुरंत खुश हो गया और जल्दी से बोला, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब अपने पैर मोड़कर बैठ जा, फिर अपना दिमाग खाली करो। आर्यन ने वैसा ही किया जैसा कि स्वॉर्ड सेंट ने उसे कहा, क्योंकि उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अब वो बस इतना चाहता था कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। इसके कुछ देर बाद आर्यन के दिमाग में एक बिजली का झटका लगा, जिसने उसकी चेतना के समुद्र में पूरी तरह से हलचल मचा दी। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसे उसने सहने की पूरी कोशिश की। उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था और कमजोरी भी आ गई थी। हालांकि यह ज्यादा देर के लिए नहीं था, वरना आर्यन इसे कभी नहीं अपनाता। आर्यन हेवन शॉकिंग स्वॉर्ड इंटेंट के साथ फ्यूज करने के लिए तुम्हें 200 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। अचानक एक बार फिर से उसकी चेतना के समुद्र में तबाही मचने लगी। आर्यन यूनिटी स्वॉर्ड इंटेंट के साथ फ्यूज करने के लिए तुम्हें 200 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। ऐसे ही एक बार फिर उसके दिमाग में हलचल ने तबाही मचा दी। एक के बाद एक उसे ऐसे झटके लगते रहे और सिस्टम की आवाज गूंजती रही। उसके दिमाग में लगभग 80 स्वॉर्ड इंटेंट फूट पड़े थे। उनमें से अंतिम एक था। आर्यन स्वॉर्ड सेंट के स्वॉर्ड इंटेंट के साथ फ्यूज करने के लिए तुम्हें 200 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 81 स्वॉर्ड इंटेंट्स मिले हैं, जिन्हें प्राप्त करने पर तुम्हें 10,000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। लगातार 81 स्वॉर्ड इंटेंट्स ने आर्यन के दिमाग में तबाही मचा दी थी। हालांकि उसे हर बार एक नई शक्ति और एक नए स्वॉर्ड इंटेंट की समझ मिली थी। इन स्वॉर्ड इंटेंट के साथ उसकी तलवार की समझ आसमान छूने लगी थी। विरासत पूरी हो गई है, स्वॉर्ड सेंट ने एक कमजोर स्वर में कहा। वैसे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? यह महसूस करने के अलावा कि उसका मन स्वॉर्ड इंटेंट से भरा हुआ था, आर्यन को कुछ भी खास एहसास नहीं हो रहा था, पर उसने फिर भी जवाब दिया, आर्यन, मुझे आशा है कि तुम स्वॉर्ड सेंट के स्वॉर्ड इंटेंट को आगे बढ़ा सकते हो। अब से स्वॉर्ड सेंट की विरासत तुम पर निर्भर करेगी। आर्यन, मुझे यह नाम याद रहेगा। मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके साथ ही वो वहाँ से तुरंत धुएं की तरह गायब हो गया, मानो उसे डर था कि आर्यन फिर से उससे कोई अद्वितीय दिव्य तलवार ना मांग ले। और कौन सी दुनिया? अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? कम से कम मुझे बताकर तो जाओ, आर्यन जोर से चिल्लाया। वो उससे पूछना चाहता था कि स्वॉर्ड सेंट की विरासत में स्वॉर्ड इंटेंट के अलावा और कुछ भी खास है या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना कुत्ते से भी तेजी से दौड़ेगा। हफ, आर्यन ने सांस छोड़ी और कहा, चलो छोड़ो, इसे भूल जाना ही बेहतर होगा।
वैसे भी ऐसे बेशर्म स्वॉर्ड सेंट के स्वॉर्ड इंटेंट में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि एक स्वॉर्ड सेंट ऐसी स्थिति में कैसे आ सकता है, आर्यन को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब स्वॉर्ड सेंट चला गया तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता था। अरे यार, मेरी परीक्षा, नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ इतना वक्त लग जाएगा। आर्यन को थोड़ी चिंता हो रही थी। उसने इस स्वॉर्ड सेंट स्पेस में कुछ ज्यादा ही वक्त बर्बाद कर दिया था, लेकिन जिस पल वो अपने शरीर में वापस लौटा तो वो अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था। ऐसा लग रहा था जैसे केवल कुछ ही सेकंड बीते हो। सभी लोग अभी भी तलवार मकबरे में घुस रहे थे। आर्यन अभी कुछ भी समझ पाता कि क्या हुआ। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुम्हें स्वॉर्ड सेंट 81 बार मिले हैं, क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? वो आर्यन को नहीं पता था कि क्या कैसे प्रतिक्रिया करनी है। स्वॉर्ड सेंट 81 बार। एक नजर में आर्यन ने सामने की लकड़ी पर लिखे 2 शब्दों तलवार मकबरे से छिपी हुई एक तलवार तकनीक को समझ लिया था। इसका बस एक ही मतलब था। स्वॉर्ड सेंट की विरासत से पहले आर्यन को किसी भी स्वॉर्ड तकनीक की समझ नहीं थी, लेकिन अब पलक झपकते ही उसके पास में स्वॉर्ड सेंट 81 बार जैसी एक तकनीक थी, जिसमें वो 81 प्रकार की अलग अलग स्वॉर्ड तकनीकों की समझ सकता था। कल्टीवेट करो। आर्यन लगभग खुशी में पूरी तरह से पागल होने वाला था। आर्यन, बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक को कल्टीवेट कर लिया है। आर्यन ने तुरंत जांच करने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को खोला। तकनीक स्वॉर्ड सेंट 81 बार। स्तर गॉड स्टेज। उपभोग शक्ति प्रति वार 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। समय सीमा कोई नहीं। विवरण 9 से 9 81 स्वॉर्ड 9 से 9 81 परिवर्तन। प्रत्येक स्वॉर्ड में एक स्वॉर्ड इंटेंट की परत है जो हमेशा बदलती रहती है। विवरण 2 इस स्वॉर्ड तकनीक में स्वॉर्ड सेंट की विरासत की शक्ति है। विवरण 3 इसमें एक बार महारत हासिल करने के बाद कोई भी स्वॉर्ड सेंट मोड में प्रवेश कर सकता है। स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक के सिस्टम के विवरण को देखते हुए आर्यन थोड़ा भ्रमित था। 9 से 9 81 स्वॉर्ड इंटेंट, प्रत्येक के लिए एक भयानक स्वॉर्ड। क्या ये स्वॉर्ड सेंट की विरासत है? भाड़ में जाओ, बस इतना ही। एक स्वॉर्ड इंटेंट के लिए मुझे 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो पूरे 81 स्वॉर्ड इंटेंट के लिए 8,10,000 पॉइंट। ये बकवास है। इस तरह तो मैं कभी भी 81 बार को एक साथ जारी नहीं कर पाऊंगा। उस बुड्ढे ने मुझे ठगा है। आर्यन इस बात से बहुत कम खुश था। उसके पास अभी केवल 3 लाख ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स थे, जिसका मतलब था कि वो अपनी ताकत के हिसाब से केवल 30 से 40 वार कर सकता था। इतने कम पॉइंट्स के साथ वो कभी पूरे 81 वार नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर वो एक बार में 81 स्वॉर्ड के साथ 81 तकनीकें एक साथ इस्तेमाल करके किसी पर हमला करेगा, तो यह कितना खतरनाक हमला होने वाला था। आर्यन ने फिर इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। अरे यार, अगर मुझे इसके दूसरे लेवल पर पहुंचना है तो मुझे 10,000 निपुणता पॉइंट्स करने होंगे। इसमें पता नहीं कितना वक्त लगेगा। आर्यन ने स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक में महारत हासिल करने के लिए जरूरी पॉइंट्स को देखते हुए गिड़गिड़ाया। अगर कोई और इस तकनीक को हासिल करता तो उसे इसमें महारत हासिल करने के लिए कई हजार वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि वो इसमें महारत हासिल कर पाएगा। लेकिन आर्यन के पास सिस्टम था जिसकी मदद से वो इस तकनीक को जारी करके केवल कुछ अभ्यास से ही महारत हासिल कर सकता था। हालांकि यह भी ज्यादा आसान नहीं था। उसे इसके लिए निपुणता पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। मुझे डर है कि इतने निपुणता पॉइंट्स हासिल करते हुए कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। उसने स्वॉर्ड सेंट तकनीक में महारत हासिल करने के लिए जरूरी पॉइंट्स को देखते हुए निराशा महसूस की। इस तरह तो मैं कभी भी स्वॉर्ड सेंट मोड में नहीं जा पाऊंगा। हालांकि यही कड़वी सच्चाई थी। वो यह भी अच्छी तरह से जानता था कि तकनीक जितनी कठिन होगी उसकी शक्ति भी उतनी ही उग्र होगी। अगर निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक अद्वितीय थी। उस बुड्ढे ने इतनी अच्छी बात के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो तो इतनी तेजी से भागा जैसे मैं उसे खाने वाला हूँ। अचानक आर्यन को कुछ जरूरी चीज के बारे में याद आया। परीक्षा
धिक्कार है, मैं लगभग भूल ही गया था। ये याद आते ही उसने अपने हाथ की डाल को भीड़ की ओर फेंक दिया और चिल्लाया, देखो वहाँ एक सुंदर लड़की है जो अपने कपड़े उतार रही है। ये सुनते ही अचानक सभी ने भागना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन चारों ओर नजर घुमाने पर भी उन्हें कोई लड़की नहीं दिखी। अरे वो सुंदर लड़की कहाँ है जो कपड़े उतार रही है? शायद उस लड़के ने झूठ बोला है, वो हमारा ध्यान कहीं और करना चाहता होगा ताकि हमसे पहले अंदर जा सके। आखिर वो कमीना कौन है जिसकी हमसे झूठ बोलने की हिम्मत हुई? मैं उस कुत्ते को जान से मार दूंगा। मैं भी उस कुत्ते को मौत के घाट उतार दूंगा और उसकी बहन के कपड़े फाड़ दूंगा। तब उसे पता चलेगा झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। जिस वक्त सभी आर्यन को गाली दे रहे थे, उस समय वो अपनी पूरी गति के साथ अंदर तलवार मकबरे की गुफा में घुस गया। यह देखकर आसमान में तलवारों पर उड़ रहे चारों बुजुर्ग ने एक लंबी आह भरी। इसने हमारा कितना वक्त बर्बाद कर दिया है। मैं तो ऐसे चालाक शिष्य को अपने स्वॉर्ड हॉल में कभी नहीं लूंगा। मुझे लगा कि वो कुछ समझ गया है, लेकिन उसकी हरकतों से तो वो एक लोमड़ी की भांति लगता है। इस तरह के बेकार शिष्य को किसने नियुक्त किया? वो जेकाल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने के लायक नहीं है। अगर वो गलती से जेकाल संप्रदाय का शिष्य बन भी गया तो भी वो जेकाल संप्रदाय के लिए कुछ भी इज्जत अर्जित नहीं कर पाएगा, सिवाय बदनामी के। ऐसा लगता है कि इस साल के सभी शिष्य कचरे के ढेर हैं। तीनों बुजुर्ग की आंखें तिरस्कार से भर गईं और वहां से वापस संप्रदाय की ओर उड़ गए। उन्होंने सोचा कि आर्यन ने गुफा के प्रवेश द्वार पर लिखे 2 शब्दों तलवार मकबरे को देखकर कुछ समझ लिया था, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट थे कि अगर आपको तलवार के रास्ते की गहरी समझ होगी तो आप उन 2 शब्दों तलवार मकबरे से बहुत सी चीजें देख पाएंगे, जैसे कि तलवार की तकनीक, जैसे तलवार का इरादा। उदाहरण के लिए पिछले साल कबीर ने केवल उन 2 शब्दों तलवार मकबरे को देखकर स्वर्ग आपदा तलवार तकनीक के एक समूह को समझा था। तलवार तकनीक के इस समूह की तुलना गॉड स्टेज की तलवार तकनीक से की जा सकती थी और यही कारण था कि जेकाल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उस पर अपनी नजरें जमाई थीं। जैसे ही आर्यन ने शाखा को उठाया, उन सभी का दिल कस गया था, लेकिन जब उसने भीड़ की ओर शाखा फेंकी तो वो सभी निराश हो गए और यहाँ तक कि शापित भी। महिला बुजुर्ग एक पल के लिए और रुक गई। आर्यन को तलवार मकबरे में भागते हुए देख रही थी। उसकी भौहें थोड़ी सी कसी हुई थीं। क्या तुम्हें वास्तव में कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं लगता। उसके दिल ने उससे कई बार कहा कि वो लड़का साधारण नहीं था। उसे लगा जैसे आर्यन के शरीर में एक पल के लिए कुछ बदलाव आया था, क्योंकि एक बार उसने भी तलवार मकबरे के उन 2 शब्दों के सामने एक रहस्यमय तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया था। तलवार के रास्ते की शक्ति के बारे में उसकी धारणा आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी और वो ये महसूस कर सकती थी कि आर्यन का शरीर बहुत अलग था। हालांकि वो यह नहीं बता सकी कि यह अंतर कहाँ था। वो केवल अनुमान लगा रही थी। शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो बुरी तरह से हंसी, फिर अपनी उड़ती हुई तलवार को जेकाल संप्रदाय की ओर मोड़ दिया। उसके लिए भी अब परीक्षा में कुछ खास बचा नहीं था। जेकाल संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो तलवार की समझ को विकसित करने के लिए शिष्यों को प्रशिक्षित करता था। इसलिए तलवार के रास्ते की उनकी समझ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। उनके सामने 2 शब्द तलवार मकबरा सबसे अच्छा परीक्षण था। अगर कोई भी इसे समझने में सक्षम नहीं था तो इसका मतलब था कि तलवार को समझने में इन 1 लाख शिष्यों की प्रतिभा सामान्य थी। तलवार मकबरे के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। वो सभी तलवारों के पहाड़ थे, तलवारों से भरे पहाड़ एक के बाद एक, जैसे कि उनका कोई अंत नहीं था। जब आर्यन तलवार के मकबरे में गया, बस 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 पहाड़ों और मैदानों में सभी तलवारें तलवार की आवाजें और कंपी छोड़ रही थीं, जैसे कि किसी तरह की शक्ति ने उन्हें सक्रिय कर दिया हो। आर्यन ने भी इसे महसूस किया। आसपास के तलवारों के पहाड़ों को देखते हुए उसका दिल कांप उठा। अब यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी सारी आंखें मुझे देख रही हैं? यह एहसास बहुत खास था। उन पहाड़ों पर हर तरह की तलवारें थीं। वो सभी जीवित आंखों की जोड़ी की तरह थी जो आर्यन को देख रही थी।
इससे आर्यन को यह एहसास हुआ कि जब तक वो हिलेगा ये तलवारें भी हिलेंगी। जल्दी करो, 8000 से अधिक शिष्य पहले ही जा चुके हैं। केवल 1000 या उससे अधिक स्थान ही बचे हैं। सब लोग जल्दी करो, जल्दी करो। आर्यन की आंखें दंग रह गईं और वो तुरंत ठीक हो गया। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। शायद वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही आलसी था। पहले मुझे परीक्षा के पहले चरण को पार करना चाहिए। तुरंत टेलीपोर्ट उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वो एक तलवार के पहाड़ पर चढ़ गया। उस तलवार पहाड़ पर तलवारें पागलपन से हिलने लगीं, जिससे धातु के टकराव की आवाज निकलने लगी। 10 मिनट बाद आर्यन ने अपनी सारी गति का उपयोग किया। तलवार के मकबरे के अंदर सभी शिष्य तेजी से दौड़ रहे थे। उन्हें सिर्फ यहाँ एक काम करना था, जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एक तलवार चुने, वरना गुफा के अंत में जाकर बाहरी दरवाजे से बाहर निकले और परीक्षा के दूसरे पड़ाव में पहुँच जाएं। आर्यन का दिल आखिरकार शांत हो गया था। उसने भी सिर्फ तेजी से भागने पर ध्यान दिया था। वो जितनी तेज हो सके दौड़ना चाहता था ताकि दूसरे पड़ाव में दाखिल हो सके, क्योंकि बहुत से शिष्य पहले ही बाहर जा चुके थे। कुछ शिष्य बाहर निकलने के रास्ते की रखवाली कर रहे थे। बाहर निकलने के रास्ते के बगल में एक बड़ा काला पत्थर था और यह काला पत्थर उन लोगों की संख्या को दिखाता था जो तलवार के मकबरे से बाहर निकलकर दूसरे चरण में पहुंच गए थे। आर्यन ने देखा कि पत्थर पर 9815 से अधिक की संख्या थी। इसका मतलब था कि इतने लोग पहले ही दूसरे चरण में पहुंच चुके थे। अब केवल 185 शिष्यों का गुजरना बाकी था। इस तरह पूरे 10,000 शिष्य दूसरे चरण में पहुंच जाते। इस वक्त हजारों की तादाद में शिष्य पहले ही आर्यन के सामने भाग रहे थे। उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने बहुत अधिक परवाह नहीं की। उसने तुरंत एक हाथ उठाकर अपनी 5 उंगलियों में शक्तियों की लहर जारी की, जिससे दर्जनों तलवारें ऊपर उड़ने लगी और इधर उधर बिखर गई। अरे ये देखो, यहाँ कितनी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हैं। जल्दी करो, अपने लिए चुन लो। तलवार मकबरे के अंदर जितनी भी स्वॉर्ड थी, सभी के लिए वो एक दुर्लभ खजाने से कम नहीं थी, लेकिन इन्हें पहाड़ों से निकालना बहुत मुश्किल था। वो केवल अपने मन से बाहर निकलती थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि कितनी सारी स्वॉर्ड पहाड़ों से बाहर आई हुई थी, वो तुरंत मधुमक्खियों के झुंड की तरह दौड़ पड़े। आर्यन उत्साह से हंसा और नंबर देखने के लिए काले पत्थर की ओर देखा। इसके साथ ही वो तेजी से दौड़ भी रहा था। 9990 शिष्य पहले ही पार कर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 10 बचे हैं। मैं आराम से बाहर जा सकता हूँ, आर्यन ने अपने मन में सोचा। हालांकि जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, एक बाहरी हिस्से के आधिकारिक शिष्य ने उसके सामने अपनी तलवार कर दी और उसका रास्ता रोक दिया। ओए लड़के, मुझे लगता है कि तू मरना चाहता है, जल्दी कर और भुगतान निकाल। आर्यन चौंक गया। क्या बात है, क्या यह एक परीक्षा नहीं है? वो शिष्य बुरी तरह हंसा और कहा, यह एक परीक्षा है, लेकिन फिर भी तुम्हें वसूली देनी होगी। बाकी तीनों शिष्यों ने भी आर्यन को हंसते हुए देखा। वो कुल मिलाकर 4 लोग थे। तभी आर्यन ने देखा कि एक और शिष्य वहां से गुजर गया और काले पत्थर पर लिखी संख्या से पता चला कि 9991 पास हो गए थे। और भला मैं वसूली क्यों दूं? आर्यन की भौहें सिकुड़ गई थी। इसका मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा था। उन चारों ने उस शिष्य को जाने दिया, लेकिन उसे नहीं। वो है और तुम हो, तुम दूसरों से अलग हो, उनमें से एक शिष्य ने खिलखिलाकर कहा। उसी समय 3 लोग और गुजर गए। अब सिर्फ 6 लोग और जा सकते थे। उसके बाद गुफा का निकास बंद हो जाएगा। आर्यन की आंखें काली हो गई। ओह, तो तुम लोग सियान परिवार के कुत्ते हो, उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। बाहरी हिस्से के उन चारों शिष्यों के चेहरे बदल गए और उन्होंने चिल्लाया, भाई मुझे लगता है कि तू जीने से थक गया है। तभी 5 लोग और बाहर निकल गए। अब लेवल 1 जगह बची थी। इसके अलावा बाकी बचे हजारों लोग अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने के लिए भाग रहे थे। अगर अभी आर्यन ने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाती। तुरंत आर्यन की आंखें फड़क उठी और उसने गुप्त रूप से अपनी एक हथेली हिलाई। तुम पहले वो 4 नसीब वाले लोग होगे जो मेरी स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक से मरोगे। अपने मन में उसने मुस्कुराते हुए कहा।
हेवन शॉकिंग स्वॉर्ड इंटेंट। उसकी आवाज बिजली की तरह तेज थी। हालांकि वो अपने मन के अंदर चिल्लाया था। तुरंत आर्यन के 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स गायब हो गए और उसके शरीर के अंदर एक चौंकाने वाला स्वॉर्ड इंटेंट एक बवंडर की तरह घूमने लगा। फिर अचानक एक तलवार बगल के पहाड़ से हवा को चीरते हुए आई और उन चारों के पास से होकर गुजर गई। किसी ने भी कुछ नहीं देखा और ना ही महसूस किया। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में सिस्टम की लगातार 4 आवाज गूंजी और वो मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। तुम लोगों को देखकर पंगा लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है, वरना जान जाने का भी खतरा हो सकता है। आर्यन ने टेलीपोर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और वो बिजली की गति से गुफा से बाहर निकल गया और इसी के साथ काले पत्थर पर संख्या बढ़कर 10,000 हो गई और निकास द्वार बंद हो गया। इस समय वो चारों शिष्य अभी भी वहां गतिहीन रूप से खड़े थे। उनकी आंखें नीरस थीं और उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, मानो वो मरे नहीं थे। हालांकि जैसे ही एक ने दूसरे शिष्य के शरीर को धीरे से छुआ, उन चारों के शरीर जमीन पर गिर गए और उनका शरीर घोड़ों द्वारा फाड़े जा रहे शव की तरह फट गया था। यह अतुलनीय रूप से दुखद और क्रूर था। उनके शरीर का हर एक हिस्सा कई टुकड़ों में बंट गया और खून बहने लगा था। जब आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगे। वो पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था शायद किसी बुरी आत्मा ने चारों को मारा है। उनमें से कुछ लोग तो इतना डर गए कि वो जमीन पर लकवाग्रस्त होकर गिर गए। यह स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक का पहला स्वॉर्ड इंटेंट था जिसने उनके शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। यहाँ तक कि मरने वाले लोगों को पता भी नहीं लगा और न ही उन्हें कोई दर्द महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे उन्हें बेहोशी में मारा गया हो। ये स्वर्ग और नरक तक को चौंका देने वाली तलवार की वसीयत थी। यह स्वॉर्ड सेंट की विरासत थी। आर्यन ने इसे नहीं देखा। वो केवल इतना जानता था कि स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि अभी भी उसके शरीर से चौंकाने वाला स्वॉर्ड इंटेंट निकल रहा था जो बेहद क्रूर था। हालांकि उसे अभी इस बात की परवाह करने का मूड नहीं था। अभी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बीस्ट्स को जल्द से जल्द मारना था, क्योंकि परीक्षा का दूसरा दौर पहले ही शुरू हो चुका था। वो शिकार के मैदान में प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पास सबसे कम समय था। हो सकता है कि उसके सामने मौजूद 9,999 शिष्यों ने पहले ही उतने ही बीस्ट्स को मार डाला हो जितना वो सोच सकता था। 10,000 लोगों में से केवल 1,000 लोगों को चुना जाएगा, इसलिए उसे तेज होना था, नहीं तो वो वास्तव में हार जाएगा और उसने हार मानना कभी सीखा नहीं था। दूसरी ओर तलवार मकबरे के बंद होने की खबर जल्दी ही सभी बुजुर्गों तक फैल गई। उसी के साथ 4 बाहरी हिस्से के शिष्यों की विचित्र मृत्यु ने सनसनी मचा दी थी। बाहरी हिस्से के सभी बुजुर्गों ने जांच करने के लिए तुरंत तलवार मकबरे में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि चारों शिष्यों के शरीरों को कई टुकड़ों में काटा गया था और यह काम बहुत सफाई से किया गया था, जैसे कि उन्हें बड़े ही आराम से मारा गया है। उनमें से किसी भी बुजुर्ग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे तलवार पहाड़ का हाथ हो? केशव ने पूछा। कुछ बुजुर्गों ने अपनी नजरें आसपास के तलवार पहाड़ों की ओर घुमाई। वो समझने की कोशिश कर रहे थे क्या सच में तलवार पहाड़ों ने ऐसा किया था, क्योंकि उनके हिसाब से परीक्षा में भाग लेने वाला कोई भी शिष्य इस काबिल नहीं था कि वो बाहरी हिस्से के 4 शिष्यों को इस तरह मार सकें। इस तरह मारने के लिए उनके पास अद्वितीय शक्ति होनी चाहिए, अद्वितीय तलवार तकनीक होनी चाहिए, अद्वितीय प्रतिभा के साथ स्वॉर्ड इंटेंट भी बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भाग लेने वाले शिष्यों में कोई भी नहीं था। एकमात्र संभावना यह थी कि तलवार मकबरे ने ऐसा किया होगा। केशव ने गहरी आवाज में आसपास प्रतिभागी शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ देखा था कि ऐसा किसने किया है? नहीं, कोई नहीं। हम सब यहाँ परीक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। हम में से क्यों कोई बाहरी हिस्से के शिष्यों को मारेगा? जब हम पहुँचे तो वो यहाँ खड़े थे। एक हल्की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर गए। फिर उनके शरीर के अपने आप टुकड़े हो गए। हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ शिष्यों ने उसे बताया, उन्होंने सच्चाई बताई थी। केशव ने कहा,
4 आधिकारिक शिष्यों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई है। मुझे लगता है कि यह मामला तलवार मकबरे से संबंधित है। बुजुर्गों, आपको क्या लगता है? उसी समय एक शिष्य ने धीरे से कहा, मैंने चारों बड़े भाइयों को थोड़ी देर किसी से बात करते देखा था और ऐसा लगा रहा था जैसे उनका झगड़ा हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी मौत का इससे कोई लेना देना है? केशव ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, उनका किससे झगड़ा हुआ था? उस शिष्य ने कहा, मैं भी उसे नहीं जानता। मुझे केवल इतना पता है कि वो बहुत घमंडी है और उसने चारों बड़े भाइयों का कोई सम्मान नहीं किया। केशव ने पूछा, अगर मैं तुम्हें उसे पहचानने दूं, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? शिष्य ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। केशव ने फिर से कहा, अगर तुम उसे पहचान पाए तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगा और तुम्हें जेकाल संप्रदाय का शिष्य भी बना दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही उस शिष्य ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ। केशव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। ठीक है, तुम बाद में मेरे साथ चलना, उसने कहा। उसकी अपनी योजनाएं थीं। उसकी योजना यह थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 आधिकारिक शिष्यों को किसने मारा या वो तलवार पहाड़ की अजीबो शक्ति से मारे गए। वो बस इस अपराध का आरोप एक व्यक्ति पर लगाना चाहता था। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था और यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सियान परिवार के लिए यह सब कर रहा था। वर्तमान सियान परिवार आकाश में सूरज की तरह था और कबीर को संप्रदाय गुरु द्वारा चुना गया था। अगर वो सियान परिवार के साथ अपने संबंध अच्छे बनाता है तो इससे उसके भविष्य के दिन स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर होते। केशव अपने दिल में ठंड से हंसा। ही आर्यन, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण होने के लिए खुद को दोष दो। जेकाल चोटी कानून हॉल का कारागार। मोटू के पीछे का हिस्सा सूजा हुआ था और उसकी पीठ खून से लथपथ थी। यह इतना दर्दनाक था कि वो पूरी तरह से टूट चुका था। ओह, मेरे नितंब में बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि मीरा को देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुरू से अंत तक उसने दर्द के कारण एक उफ तक नहीं की थी। मोटू यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? मीरा खड़ी हो गई और बिना किसी जवाब के वो जल्दी से जेकाल चोटी से नीचे उतर गई। वो आर्यन को ढूंढना चाहती थी और अपने दिल में को यह भी प्रार्थना कर रही थी कि आर्यन तलवार मकबरे की परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। कुछ घंटे पहले वो अपने दिल में यह उम्मीद कर रही थी कि आर्यन परीक्षा पास कर पाएगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो परीक्षा पास करना तो छोड़ो, सुरक्षित रूप से बाहर भी नहीं आ पाएगा। मोटू ने जाती हुई मीरा के पीछे के हिस्से को देखा जो बुरी तरह से विकृत हो गया था और उसका दिल थोड़ा परेशान हो गया। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो सालों तक चल नहीं पाती। मीरा, रुको, मेरा इंतजार करो। शिकार के मैदानों में एक खतरनाक बीस्ट जिसके 8 पैर और पूरे शरीर पर एक कवच था। उसकी पीठ पर एक बड़ी सी तलवार थी जो एक तेज रोशनी में चमक रही थी। यह एक तलवार बीस्ट था। आर्यन उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसने अपना एक हाथ हिलाया और पैर पटकते हुए तेजी से तलवार बीस्ट की ओर भागा। आर्यन की गति इतनी तेज थी कि तलवार बीस्ट यह भी महसूस नहीं कर पाया कि वो कब उसके पास आ गया और कब उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। आर्यन बीस्ट की दूसरी ओर खड़ा था। उसके हाथ में एक पतली स्वॉर्ड थी जिससे खून टपक रहा था। आर्यन, तुम्हें तलवार बीस्ट को मारने पर 700 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक अर्थ स्टेज बीस्ट स्वॉर्ड मिली है। यह केवल एक अर्थ स्टेज स्वॉर्ड थी जो आर्यन के लिए एक कचरे से कम नहीं थी। उसने उसे एक नजर देखा भी नहीं और तलवार बीस्ट का सिर अपनी स्पेस रिंग में डाल दिया। फिर उसने जल्दी से और बीस्ट को मारना शुरू कर दिया। उसने किसी भी हमले में अपनी ट्रयू एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बजाय उसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को सक्रिय किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि आर्यन अपनी ट्रयू एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। यह बस इतना था कि उसके पास केवल लगभग 20,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स बचे थे। वो इन्हें बचाए रखना चाहता था ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके।
अगर उसके पास ड्रैगन स्पिरिट पिल्स होती तो शायद उसे इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके पास एक भी ड्रैगन स्पिरिट पिल नहीं थी, तो वो इसे बचाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। 2 घंटे बाद आर्यन जब एक तलावर बीस्ट को मार रहा था, तभी उसे एक कमजोर लड़की अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। उस लड़की के शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे, शिवाय निजी अंगों को ठीक से ढकने वाले कपड़ों के अलावा उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। दिखने में वो लड़की बुरी नहीं लग रही थी, खास तौर पर उसकी आकर्षक आंखें जो असीमित इच्छा पैदा कर सकती थीं। सीनियर, क्या आप मुझे भी साथ में लेकर चल सकते हैं? लड़की की आवाज इतनी कोमल थी कि यह किसी के पूरे शरीर को सुन्न कर सकती थी, जिससे किसी के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो सकते थे। लड़की ने आर्यन को प्यार से देखा, जो बहुत ही कमजोर लग रही थी, यहाँ तक कि उसने अपनी छाती का कपड़ा भी थोड़ा नीचे कर लिया, जिससे उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा की एक लकीर दिखाई दी, जो नीचे 2 पहाड़ों की तलहटी में जा रही थी। आर्यन ने एक नजर डाली और तुरंत अपने मन में सोचा, शांत आर्यन शांत, खुद पर काबू कर। उसने पहले भी कई सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इतनी कोमल लड़की को इतने कम कपड़ों में देखा था। लड़की ने आर्यन के गंभीर भाव को देखा, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि आर्यन शांत होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो उसकी खूबसूरती देखकर बेकाबू हो रहा था। शिकार के मैदान में आने के बाद से वो बहुत कठिनाइयों से गुजर रही थी, यहाँ तक एक बीस्ट ने उसे घायल भी कर दिया था। वो बीस्टों का शिकार करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसके बजाय वो मर्दों के शिकार में तेज थी। साथ ही उसका एक उपनाम भी था, जहरीली विडो। आर्यन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, आप एक टीम बनाना चाहती हैं? जहरीली विडो ने निर्दोष होने का नाटक किया और तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीनियर, क्या आप मुझे साथ लेकर चल सकते हैं? मुझे अकेले रहने में डर लगता है। यह कहते हुए वो लड़खड़ाते हुए आर्यन की बाहों में गिर गई। उसके शरीर से एक सुगंध बाहर निकली और जैसे ही वो आर्यन की सांसों के माध्यम से नाक में गई, उसका दिमाग बेकाबू होने लगा। जहरीली विडो के पतले जेड जैसे हाथों ने आर्यन की छाती को आगे पीछे किया। यह इतना कोमल था कि इससे लोगों को गुदगुदी हो सकती थी, लेकिन साथ ही यह अतुलनीय रूप से आरामदायक था। तुरंत बिना एक भी शब्द कहे आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, यह मुझ पर छोड़ दो। जहरीली विडो तुरंत खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी एक मासूम नजर थी और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं पहली नजर में देखने के बाद ही समझ गई थी कि आप मेरी मदद करेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश थी, आखिर वो अपने मकसद में सफल हो गई थी। आर्यन शरारत से हंसा, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही मुझे तुम्हें बीस्ट देने में कोई समस्या है, जिनका मैंने शिकार किया था। लेकिन यह बोलते हुए आर्यन रुक गया और जहरीली विडो को एक भद्दी वासना भरी मुस्कान के साथ देखा। जहरीली विडो ने एक शर्मीली अभिव्यक्ति का खुलासा किया और अपने शरीर को मरोड़ा। सीनियर, तुम बहुत बुरे हो, मैं अब नहीं आ रही हूँ। नहीं आ रही हो? आर्यन तुरंत जाने के लिए मुड़ गया और बोला, तो ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो इसे भूल जाओ, मैं जा रहा हूँ। उसको जाने के लिए मुड़ता देखकर जहरीली विडो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने खुद से सोचा, ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे कुछ लाभ नहीं देती हूँ तो मैं इस लड़के का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। अभी इसने एक ही वार से एक तलवार बीस्ट को मार डाला। उसकी इस ताकत के साथ मेरे लिए शीर्ष 1000 में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत जहरीली विडो ने सहज भाव से कहा, सीनियर मत जाओ, मैंने यह नहीं कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। आर्यन तुरंत रुक गया और वापस उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, फिर तुमने ऐसा पहले क्यों कहा? मैं एक हाथ से तलवार बीस्ट का शिकार कर सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ तुम्हारे लिए उतने बीस्ट मार सकता हूँ। लेकिन आर्यन बदतमीजी से हंसा। जहरीली विडो तुरंत एक कदम आगे बढ़कर आर्यन के गले से चिपक गई और बोली, लेकिन क्या? आर्यन हंसा, तुम्हें मुझे कुछ मिठास देनी होगी। जहरीली विडो ने तुरंत अपनी छाती बाहर निकाल ली और कहा, क्या तुम इसे चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ।
आर्यन बस उसके मुंह से यही सुनना चाहता था। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और एक हाथ से उसकी छाती को पकड़ लिया, फिर उन्हें मसलने लगा। छाती मसले जाने से जहरीली विडो को दर्द हो रहा था, लेकिन वो अभी भी इसका आनंद लेने का नाटक कर रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसने अजीब तरह से सांस छोड़ते हुए आह भरी। आर्यन बुरी तरह से मुस्कुराया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद उसने जहरीली विडो की छाती का पूरा कपड़ा फाड़कर फेंक दिया। साथ ही उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को ढक रहे कपड़े को भी फाड़ दिया। उसके शरीर के निचले हिस्से पर अब बस एक छोटा सा कपड़ा बचा था। उसे लगभग पूरी तरह से नग्न कर दिया गया था। इससे जहरीली विडो थोड़ी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपनी छाती को दोनों हाथों से ढक लिया और डर का भाव प्रकट करते हुए कहा, सीनियर, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? आप वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन उसके कपड़ों को सच में फाड़ देगा। इसके अलावा उसके कपड़ों को इतने टुकड़ों में फाड़ा गया था कि उन्हें फिर से नहीं पहना जा सकता था। डरो मत, मेरे पास कपड़े हैं, मैं उन्हें बाद में तुम्हारे लिए रख दूंगा, आर्यन ने कहा। अचानक उसने एक छलांग लगाई और उससे दर्जनों मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर वो जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में अपने हुस्न के भरोसे मेरे साथ खेलना चाहती थी? हाँ। जहरीली विडो सदमे में थी और उसने कहा, सीनियर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर्यन हंसा। नाटक करना बंद करो। रास्ते में मैंने कुछ लोगों की लाश देखी थी। उनके शरीर पर लगे घावों से यह बताया जा सकता है कि उन्हें एक हल्के से प्रहार से मारा गया था। वो एक लड़की के हाथों मारे गए होंगे। इसके अलावा उन सभी की स्पेस रिंग गायब थी। इसका मतलब है कि वो खूनी तुम हो जिसने उन्हें मारा था, है ना? यह सच था कि आर्यन उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था और यह भी सच था कि वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि यह सच था कि आर्यन उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था और यह भी सच था कि वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि वो एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति था। उसे वास्तव में जहरीली विडो जैसी लड़की के लिए कोई भावना नहीं थी। इसके अलावा उसके शर्मीलेपन के इस तरह के ढोंग ने उसे घृणा महसूस कराई। जहरीली विडो का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति ठीक हो गई और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, चूंकि अब तुम्हें मेरे बारे में पता लग ही गया था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। इतना बोलने के बाद जहरीली विडो ने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से एक कांटेदार चाबुक निकाला। आर्यन वास्तव में उसके हाथों में चाबुक देखकर काफी हैरान रह गया और हंसते हुए बोला, वाह, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही अनोखी है। चूंकि आर्यन के सामने सब कुछ उजागर हो गया था तो जहरीली विडो के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। वो अब बस आर्यन को मारना चाहती थी, इसलिए वह एक कदम आगे बढ़ी और अपने हाथों में कांटेदार चाबुक को लहराया, जिससे उसने आर्यन की गर्दन पर वार किया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बदन पर एक कपड़ा छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा है, वो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके इतना बोलने के तुरंत बाद एक पतली स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए आई, जिसने जहरीली विडो के शरीर पर अंतिम कपड़े को भी टुकड़ों में काट दिया। उसके शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं बचा था। इस समय आर्यन पहले ही कई 100 मीटर पीछे हट चुका था और दूर से हंसते हुए बोला, कपड़े नहीं बचे हैं। जहरीली विडो ने अपने दांत कस लिए और गुस्से में उससे कहा, कुत्ते, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे मार दोगी? हाँ। आर्यन जोर से हंसा और दूर से ही चिल्लाते हुए बोला, कोई जल्दी आओ, यहाँ एक लड़की है जिसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। आओ और देखो, एक सुंदर लड़की, वो नग्न है, आओ और देखो। तुरंत जंगल में हंगामा मच गया। कपड़ों के बिना कोई सुंदरता है? चलो देखते हैं, मुझे उसे देखना है। भले ही यह एक परीक्षा का मैदान हो, लेकिन एक नग्न लड़की को देखना बात ही अलग है। मुझे भी साथ ले चलो। लोगों की एक बड़ी भीड़ आ गई। आर्यन खिलखिलाकर हंसा, तुम इस तरह की चाल से मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ, लेकिन तुम अभी भी इसमें बहुत कच्ची हो। आर्यन मूर्ख नहीं था। वास्तव में उसकी जगह कोई और होता तो उस तरह की सुंदरता को नग्न देखकर अपने आप पर काबू नहीं पा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं आई थी,
लेकिन आर्यन यह बता सकता था कि जरूर उस लड़की का कोई और भी मकसद था, हालांकि यह बस उसका एक अंदाजा था। जहरीली विडो घबरा गई और गुस्से में अपने दांत कस लिए। बस तुम रुको, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। इसके साथ ही वो जंगल की गहराई में भाग गई। आर्यन हंस पड़ा, मत भागो, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही हो? इसके बाद आर्यन ने फिर से जोर से कहा, पूर्व की ओर भाइयों, जल्दी करा, वहाँ एक नग्न लड़की दौड़ रही है। आधे मिनट बाद, वाह, यह वास्तव में कपड़ों के बिना एक सुंदरता है। हाँ, यार, उस लड़के का भला हो जिसने ऐसी सुंदर लड़की के दर्शन करा दिए। आखिर आज मुझे पता चल गया है कि अशांत लहरों का क्या मतलब है। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? जहरीली विडो से उसने पीछा छुड़ा लिया था। हालांकि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य तलवार बीस्ट का शिकार करना था और अब जब उसने 10 से अधिक तलवार बीस्ट को मार दिया था तो इससे भी वो शीर्ष 1000 में नहीं पहुंच सकता था। चलो फिर से शिकार शुरू करते हैं, आर्यन ने जंगल में घुसते हुए कहा और गहराई में कहीं गायब हो गया। दूसरी ओर एक शिष्य ने जल्दबाजी में कहा, बुजुर्ग, मैंने पहले ही उस लड़के का पता लगा लिया है कि वो इस वक्त कहाँ है। केशव हैरान रह गया और उसने कहा, ठीक है, तो चलो अब वक्त आ गया है कि मैं अपने शिष्य का बदला लूं। आर्यन, बस मरने का इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। केशव ने तुरंत आदेश दिया, एक घेराबंदी करो और उसे चारों ओर से घेर लो। मैं अपने शिष्य का बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। 200 से अधिक बाहरी हिस्से के शिष्य एक स्वर में चिल्लाए। ठीक है, वो सभी बाहरी हिस्से के एलिट शिष्य थे और सियान परिवार की सेना का भी हिस्सा थे। उन लोगों को परीक्षा में नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था, आर्यन को ढूंढकर मारना। अगर वो यहाँ मर भी गया तो उनसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला था। वो यहाँ जो चाहे कर सकते थे। रात हो गई। मीरा और मोटू तलवार मकबरे से बाहर आ गए। उन्होंने पूरे तलवार मकबरे को छान मारा था, लेकिन उन्हें आर्यन का मरा हुआ शरीर कहीं नहीं मिला। इसका साफ मतलब था कि वो अभी जिंदा था और दूसरे चरण की परीक्षा में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उनकी नजरों में यह और भी बुरी खबर थी। अब सब कुछ खत्म हो गया, मोटू ने निर्जीव आंखों से कहा। इस बार यह वास्तव में खत्म हो गया है। सियान परिवार के 300 शिष्यों को शिकार के मैदान में रखा गया है। इस बार मास्टर, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं मास्टर को जेकाल संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं कहता तो वो 300 बाहरी शिष्यों के सामने अगर आर्यन एक युद्ध सम्राट भी होता फिर भी वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। मैं शिकार के मैदान में प्रवेश करना चाहती हूँ, मीरा ने कहा। अंदर जाना चाहती हो? और वो तुम कैसे करने वाली हो? मोटू ने कहा। तुम्हें तो पता है अंदर कैसे जाते हैं। तलवार मकबरे से बाहर निकलना ही शिकार के मैदानों का एकमात्र रास्ता है। अब जब इसे सील कर दिया गया है तो हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। मीरा ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस अंदर जाना है। यह ऐसा था जैसे कि वो कुछ समझ नहीं पा रही हो। वो वास्तव में आर्यन के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो पहले कभी किसी व्यक्ति के लिए इतनी परेशान नहीं हुई थी। यह पहली बार था। यह एहसास बहुत खास था। मोटू ने कहा, मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन यह असंभव है। अब एकमात्र रास्ता यह है कि एक अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग को ढूंढा जाए और उसे सियान परिवार को कोई भी कदम उठाने से पहले रोकने के लिए कहे। मास्टर को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। यह सुनकर मीरा की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत मोटू की ओर देखा और कहा, जल्दी करो, चलो बुजुर्ग को ढूंढते हैं। अगर बुजुर्ग को इस बारे में बताया गया तो वो जरूर केशव को रोकने के लिए शिकार के मैदान में चले जाएंगे। इसके बाद मीरा सीधे जेकाल चोटी की ओर भागी। कोई भी बात क्यों ना हो, उसे आर्यन को बचाना था, क्योंकि वो वही थी जिसने आर्यन को परीक्षा देने के लिए उकसाया था और वो चाहती थी कि वो परीक्षा पास करे। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। मोटू ने भी उत्सुकता से उसका पीछा किया और अपने दिल में सोचा, भले ही मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े, मुझे केशव को रोकना होगा। बाहरी हिस्से में केशव को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त था। यह कहा जा सकता है कि वो एक हाथ से आकाश को ढक सकता था।
उसे पहले से ही सियान परिवार द्वारा रिश्वत दी जा चुकी थी। अगर वो केशव को कोई कदम उठाने से रोकना चाहता था तो एकमात्र तरीका यह था कि अंदरूनी हिस्से के एक बुजुर्ग को ढूंढ लिया जाए और उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए। इसलिए मीरा और मोटू सीधे अंदरूनी हिस्से की पर्वत चोटी की ओर जा रहे थे। ऊपर पहुंचने के बाद दरवाजे पर रखवाली कर रहे 2 शिष्यों ने उन्हें रोका। यह ऐसी जगह नहीं है जहां बाहरी हिस्से के शिष्य आ सकते हैं, जल्दी से यहां से चले जा। मोटू ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, बड़े भाई हमें अंदर जाने दीजिए, मैं बुजुर्गों को एक जरूरी खबर देना चाहता हूँ। अगर हमें देर हो गई तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तुम सिर्फ बाहरी हिस्से के शिष्य हो, अगर तुम्हें बुजुर्गों को कुछ बताना है तो उनके पास उसे सुनने के लिए वक्त नहीं है। हम अंदरूनी हिस्से के लोगों को तुम्हारे बाहरी हिस्से के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका पूरा चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वो अंदरूनी हिस्से का एक शिष्य था तो वो खुद को बाहरी हिस्से के शिष्यों की तुलना में बड़ा समझता था और उन्हें गिरी हुई नजरों से देखता था। मीरा ने भी विनती की, सीनियर मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ, कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, दोनों ने एक ही समय में कहा। मोटू का गुस्सा भड़क उठा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुत्तों, एकमात्र द्वारपाल शिष्य, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतने मजबूत हो। इसी के साथ वो आगे बढ़ गया। हालांकि इससे पहले कि वो हमला कर पाता, एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? अंदरूनी हिस्से के उन दोनों शिष्यों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और कहा, प्रणाम बुजुर्ग, ये दोनों बाहरी हिस्से के शिष्य जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते हैं। मोटू ने तुरंत कहा, बुजुर्ग हमें एक जरूरी खबर देनी है, अगर हमें देरी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर हमें देर हो जाए तो क्या होगा? मीरा ने कहा, बदला लेने के लिए सियान परिवार ने एक प्रतिभागी शिष्य पर हमला करने के लिए 300 बाहरी हिस्से के शिष्यों का इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग चंद्रपाल उन्हें रोकने में हमारी मदद करेंगे। क्या ऐसी बात है? चंद्रपाल की आंखें काली हो गईं और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? मोटू हैरान रह गया और उसने कहा, कुंदन ने खुद हमें, बुजुर्ग केशव और बाकी शिष्यों को रिश्वत दी थी। हाँ, आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। हाँ, दोनों पहरेदार शिष्य हंस पड़े क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। मोटू ने निराश होते हुए कहा, मैंने जो कहा वह सच है। बुजुर्ग कृपया उसे रोकें। वो शिष्य जो परीक्षा दे रहा है उसके पास अद्भुत क्षमता है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो खुद से 8वें स्तर के डिमन बीस्ट को भी मार सकता है। वो सबसे शक्तिशाली शिष्य है जिसे मैंने कभी देखा है। बुजुर्ग मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? बिना सबूत के तुम एक बाहरी हिस्से के बुजुर्ग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। चंद्रपाल ने कहा, मैंने वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मोटू हार न मानते हुए अपनी बात पर टिका रहा। बुजुर्ग कृपया मेरी मदद करें। चंद्रपाल को अभी भी राजी ना होता देख मोटू ने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की और एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया। मैं आपके झुकता हूँ, कृपया उसे बचा लें। चंद्रपाल का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सियान परिवार बदला ले भी रहा है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक शिष्य की वजह से परीक्षा को रोक दूंगा? क्या तुमने दूसरे शिष्यों के बारे में सोचा है? जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक मीरा ने भी घुटने टेक दिए और कहा, बुजुर्ग कृपया कोई रास्ता सोचिए। चंद्रपाल की भौहें सिकुड़ गई। अपने सामने 2 शिष्यों को बैठा देखकर उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। फिर उसने अपनी दाढ़ी को छुआ और एक शर्मिंदा नजर से कहा, परीक्षा को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी को बचाऊं तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखें थोड़ी मुड़ गई और उनमें एक चमक दिखने लगी। मीरा समझ गई कि वो क्या चाहता है। उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार बाहर निकाली और उसे देती हुई बोली, ये एक अर्थ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, इसे मैंने तलवार मकबरे से प्राप्त किया था।
कृपया इसे स्वीकार करें। चंद्रपाल ने स्वॉर्ड उसके हाथों से ली और उसे देखते हुए बोला, स्वॉर्ड बुरी नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं होगी। यह साफ था कि वो कुछ बेहतर चाहता था। मोटू राम ने अपने दांत कस लिए, फायर नाइफ निकाला जो आर्यन ने उसे दिया था और कहा, ये ब्लेड काफी होना चाहिए है ना। आर्यन को बचाने के लिए वो अपनी सबसे कीमती चीज भी देने को तैयार था। मीरा ने मोटू का हाथ पकड़ा और अपना सिर हिलाया। वो उसे मना कर रही थी कि ऐसा ना करे। अरे कोई बात नहीं, ये ब्लेड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये सिर्फ एक ब्लेड है। अगर मास्टर को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसे कई बार बचाया था। इसके अलावा वो भी हातिम की तरह था, कोई भी उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता था। आर्यन एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे एक इंसान के रूप में माना था। वो आर्यन का आभारी था कि उसकी बात मानकर वो उसके साथ जेकाल संप्रदाय में आया। इसके अलावा वो हमेशा खाली हाथ रहता था और बिना हथियारों के रहने का आदी था। उस फायर ब्लेड को देखते ही बुजुर्ग चंद्रपाल की आंखें चमक उठीं, मानो उसने कोई नंगी सुंदरता देखी हो। वो बेहद उत्साहित था। एक अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल ब्लेड को पाकर कोई भी खुश हो जाता, यहाँ तक कि उसके लिए योद्धा अपनी जान भी दे सकते थे। बुजुर्ग, क्या तुम सच में मेरे मास्टर को बचा सकते हो? मोटू ने पूछा। चंद्रपाल अपनी आंखों की लालसा को काबू नहीं कर पा रहा था और उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं, इसे मुझे दे दो, वरना बहुत देर हो जाएगी, शायद वो मर भी। मोटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सौंप दिया और कहा, तो अब जल्दी करो और उसे बचाओ। चंद्रपाल अपने दिल की खुशी को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने फायर ब्लेड को तुरंत उसके हाथों से ले लिया और ध्यान से देखते हुए बोला, अच्छा ब्लेड, ये एक अच्छी ब्लेड है। इसे रिफाइन करके सुप्रीम स्टेज का भी बनाया जा सकता है। हाँ। उसी समय कबीर और मिहुल भी बाहर निकले। मिहुल कबीर का छोटा भाई था। वो दोनों हंसते हुए बाहर आ रहे थे। हाँ। उन दोनों को वहाँ देखकर और उनके चेहरों पर खुशी से भरी हंसी देखकर मोटू समझ गया कि उसे धोखा दिया गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर दोनों हथियारों को वापस छीनना चाहा। हालांकि उसके आगे बढ़ने से पहले ही चंद्रपाल ने एक लात से उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। मोटू राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने एक बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश की, तुम मरने के लायक हो, उसने हंसते हुए कहा। मोटू ने अपने मुंह से खून की उल्टी की और गुस्से उन्हें कोसते हुए बोला, कुत्ता चोर, मैं तुम्हारे सभी पूर्वजों को मार दूंगा, मुझे मेरा फायर ब्लेड दो। मीरा का चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था। उसे भी धोखा दिया गया था। उसकी भी स्वॉर्ड जा चुकी थी। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अंदरूनी हिस्से का बुजुर्ग वास्तव में कबीर के साथ होगा। शुरू से ही यह कबीर और मिहुल की चाल थी, जिसमें चंद्रपाल भी उनके साथ मिला हुआ था। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। सियान परिवार की शक्ति केवल बाहरी हिस्से तक ही सीमित नहीं थी, उनका अंदरूनी हिस्से में भी कुछ प्रभाव था। ब्लेड? कौन सा ब्लेड? क्या तुमने मुझे कोई ब्लेड दिया था? लेकिन मुझे याद क्यों नहीं है? चंद्रपाल ने सोचने का नाटक करते हुए कहा। फिर वो दोनों पहरेदार शिष्यों की ओर मुड़ा। क्या तुमने कुछ देखा? पहरा देने वाले दोनों शिष्यों ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे केवल चुपके से आप पर हमला करते देखा, लेकिन मैंने उसे कोई ब्लेड तो देते हुए नहीं देखा। चंद्रपाल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी। क्या तुमने ये सुना? मैंने तुमसे कोई ब्लेड नहीं लिया। मोटे सुअर, जब तुम बोलो तो बेहतर होगा कि तुम अधिक सम्मान करो, उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मोटू गुस्से में था। वो लगभग अपना दिमाग खो चुका था और उसकी ओर भागा। मेरा ब्लेड मुझे लौटा दो। ये वो ब्लेड था जो आर्यन ने उसे दिया था। इसके अलावा वो रिफाइनिंग हॉल को पुनर्जीवित करने के लिए फायर ब्लेड पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अब उससे वो ब्लेड धोखे से छीन ली गई थी। मोटू पर एक बार फिर से जोरदार वार किया गया, पर इस बार यह चंद्रपाल ने नहीं बल्कि मिहुल ने किया था। उसने अपने हाथ के एक पंजे से उसकी छाती पर वार किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई सियान परिवार को गलत कहने की? मिहुल की हथेली मोटू की छाती पर लगी और वो हवा में एक चक्कर घिन्नी की तरह घूमते हुए कई मीटर दूर जाकर गिरा।
जमीन पर गिरने की आवाज के साथ उसकी कई हड्डियों के चटकने की आवाज भी सुनाई दी। मोटू ने लगातार खून की उल्टी की, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, उसकी आंखें भयावह हो गईं। उसने उन तीनों को देखा और कहा, मेरी ब्लेड मुझे लौटा दो, ब्लेड मुझे लौटा दो। मीरा की अभिव्यक्ति भी अतुलनीय रूप से ठंडी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों भाइयों की शक्ति उन दोनों से बहुत ज्यादा, इसके अलावा उनके साथ एक बुजुर्ग भी था। मीरा ने मोटू को पकड़ा जो अभी भी आगे बढ़ना चाहता था और उससे कहा, चलो सीनियर, यहाँ से चलते हैं। अगर वो उसे नहीं रोकती तो उसकी जान भी जा सकती थी। मेहुल अभी भी उसे मारना चाहता था। अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे जान से मार देता। मोटू अभी भी हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसकी हालत पहले ही खस्ता हो चुकी थी और वो अब खुद को कमजोर होने के लिए दोष देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कबीर जोर से हंसा और बोला, क्या तुम दोनों को सच में लगा कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? तुम केवल कचरा हो, तुम लोग मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। पर चिंता मत करो, उस लड़के के मरने के बाद तुम्हारी बारी होगी। हाँ, उसने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। उसके प्रभाव के कारण पूरे जेकाल संप्रदाय में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। आर्यन अभी भी परीक्षा के बीच में था तो उसके खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उनके साथ लड़ना पूरे जेकाल संप्रदाय के साथ लड़ने के बराबर था। इसके अलावा उसके पीछे संप्रदाय गुरु का हाथ भी था। मीरा ने गंभीरता से कहा, क्या होगा अगर आर्यन उन सभी को मार देता है तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे लगता है तुमने कोई नशीली जड़ी बूटी खा ली है। वो बस एक कचरा है, कचरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक टूटी पसंगली वाला और बिना ड्रैगन ब्लड की एक बूंद का कचरा मेरे 300 लोगों को मारेगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आज रात उसने आर्यन की पूरी जानकारी निकल वाली थी। कबीर ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें उसे पूरा विश्वास ना हो। वो जांच करेगा, भले ही उसने एक चींटी को कुचलकर मारा हो। और आर्यन के लिए भी ऐसा ही था। हालांकि मीरा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उससे एक बार फिर से पूछा, क्या होगा अगर आर्यन ने उन सभी को मार डाला तो? इस बार मेहुल हंसते हुए बोला, अगर वो सच में ऐसा कर देता है तो वो जेकाल संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ एक कचरा है, सिर्फ एक कचरा। हाँ। मीरा की आवाज और भी ठंडी हो गई। इस बार उसने चंद्रपाल की ओर देखा और कहा, क्या होगा अगर वो सभी को मार डाले? चंद्रपाल ने अधीरता से कहा, हम इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। तो ठीक है फिर, अब तुम लोग उनकी लाशों को लेकर आने के लिए इंतजार करो। मीरा की काली आंखों में एक ठंडी चमक थी। दूसरी तरफ शिकार के मैदान में आर्यन घिरा हुआ था। उसको 300 से अधिक बाहरी हिस्से के एलिट शिष्यों ने चारों तरफ से इस तरह से घेरा हुआ था कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। तो मुझसे निपटने के लिए बाहरी हिस्से के 300 से अधिक एलिट शिष्यों को भेजा गया है। आर्यन ने अपने मन में सोचा। वो जानता था कि सियान परिवार उस पर हमला करेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उससे निपटने के लिए इतने लोगों को भेजेंगे। वहाँ कम से कम 300 एलिट शिष्य थे। इसका मतलब था कि सियान परिवार की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था, वरना वो जेकाल संप्रदाय के इतने शिष्यों को जुटाने में सक्षम नहीं होते। हालांकि आर्यन को कोई डर नहीं था। इसके विपरीत वो थोड़ा उत्साहित था। क्योंकि उसे 300 शिष्यों के रूप में बड़ी मात्रा में ही एक्सपी पॉइंट्स दिख रहे थे। बड़ी मात्रा में ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स दिख रहे थे। उसे पहले थोड़ी चिंता थी कि वो अपनी ट्रयू एनर्जी को कैसे भरेगा, मगर अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो उन सभी को मारकर अपनी ट्रयू एनर्जी को वापस भर सकता था। लड़के, पहले तूने थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में मेरे एक शिष्य को मार डाला, उसका खजाना चुरा लिया जो उसने प्राप्त किया था, लेकिन अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू जेकाल संप्रदाय में भी आ गया। सच में मानना पड़ेगा, तेरे अंदर हिम्मत तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। अगर तू मुझे थंडर ड्रैगन मंदिर का खजाना दे देता है तो लाओ, उसे जल्दी से मुझे दो। ये कहते हुए केशव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। थंडर ड्रैगन मंदिर का गुप्त खजाना।
उसे सियान परिवार बहुत पहले से पाना चाहता था, वरना वो लोग परीक्षा के बीच में एक शिष्य को मारने की इतनी जुर्रत नहीं करते। यह सब कुछ थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने के लिए था। मीरा और मोटू राम को थंडर ड्रैगन मंदिर से सुरक्षित बाहर लाने वाला आर्यन था। इसका साफ मतलब था कि खजाना भी उसी के पास होगा। अगर सियान परिवार ने उस खजाने को हासिल कर लिया तो उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती। यही कारण था कि सियान परिवार ने इतने लोगों को एक साथ भेजा था। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और कहा, थंडर ड्रैगन मंदिर का खजाना। केशव की आंखें भयावह हो गईं और कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मिला। मैंने थंडर ड्रैगन मंदिर की जांच की है और वो पहले ही ढह चुका है। जाहिर है कि अंदर का खजाना ले लिया गया था और वो खजाना तुम्हारे पास, जो सियान परिवार का होना चाहिए। अगर कोई मेरे सियान परिवार के खजाने को छीनना चाहेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बातों से पता चल रहा था कि रिश्वत लेने के बाद केशव खुद को सियान परिवार का हिस्सा समझने लगा था। लाओ, अब उसे चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि गुप्त खजाना आर्यन के पास था। आर्यन ने भीड़ की ओर देखा और कहा, खजाना सच में मेरे पास है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? वो एक स्पिरिचुअल हथियार है। यह बोलते हुए आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड निकाला और उसे जमीन में देकर मारा। फिर हंसते हुए कहा, ये एक सुप्रीम स्टेज थंडर ड्रैगन रॉड है। क्या तुम्हें यह चाहिए? आओ और इसे ले आओ। थंडर ड्रैगन रॉड की आभा और शक्ति को महसूस करते हुए सभी 300 शिष्यों की आंखें ठंडी हो गईं। उनकी आंखें लालच से चमक उठी थी। एक सुप्रीम स्टेज हथियार। यह पहली बार है जब मैंने एक सुप्रीम स्टेज हथियार देखा है। उस मोती के अंदर देखो, उसमें 8 थंडर ड्रैगन दहाड़ मार रहे हैं। यह वास्तव में एक शक्तिशाली अस्तित्व है। यह वास्तव में एक सुप्रीम स्टेज हथियार है। काश मैं इसे ले पाता। जब वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तभी आर्यन को अपने दिमाग में हायरा की आवाज सुनाई दी। आर्यन भाई, मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं। आर्यन ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम उन पर अपना गुस्सा उतार सकती हो। हे, हायरा शरारत से हंसी और सिर हिलाया। हाँ, मैं उन सभी को लकड़ी के काले कोयले में बदल दूंगी। काला कोयला? हाँ, चलो फिर तो मजा आएगा, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। आर्यन ने हंसते हुए कहा। थंडर ड्रैगन रॉड आम सुप्रीम स्टेज हथियारों से अलग थी। बस इसकी आभा ही किसी को डराने के लिए काफी थी। एक स्पिरिचुअल हथियार की आभा देखकर बताया जा सकता था कि वो कितना शक्तिशाली है। आभा जितनी घनी होगी, एक स्पिरिचुअल हथियार भी उतना ही शक्तिशाली होगा। थंडर ड्रैगन रॉड को देखकर केशव हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन इतना निडर होगा कि वो सीधे एक सुप्रीम स्टेज हथियार को बाहर निकाल कर रख देगा। लेकिन इससे वो खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने यह उसके डर की वजह से किया था। हाँ, चलो बच्चे, तुम्हें कम से कम यह तो पता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। लाओ, अब उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें ज्यादा बुरी मौत नहीं मारूंगा। उसने हंसते हुए कहा। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ले लो। देखो, मैंने तो इसे जमीन में भी गाड़ दिया है। आर्यन ने हंसते हुए कहा। वो अपने दिल में बहुत खुश था। इस बूढ़े के साथ ये 300 शिष्य तुरंत मेरी ट्रयू एनर्जी को भर देंगे। हाँ। केशव की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, क्या तू मेरे साथ कोई चाल खेलना चाहता है? क्या तुझे ये कोई चाल लग रही है? मेरा हथियार पहले से यहाँ रखा है। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड से एक कदम दूर हटते हुए कहा। हालांकि केशव को इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिना किसी विरोध के एक सुप्रीम स्टेज हथियार को ऐसे ही देने को तैयार था। केशव अकेला नहीं था जिसे उस पर संदेह हो रहा था। वहाँ मौजूद 300 शिष्य भी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। आखिर यह एक सुप्रीम स्टेज हथियार की बात थी जिसे वो बिना विरोध के दे रहा था। वो लोग तो क्या, एक भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। उनमें से किसी को भी आगे बढ़ता ना देखकर आर्यन ने फिर से हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ? क्या तुम लोग इसे लेना नहीं चाहते हो या फिर इतनी हिम्मत नहीं है?
अगर ऐसा है तो मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और मुझे परीक्षा देने दो। अगर तुम कुत्तों के अंदर एक सुप्रीम स्टेज हथियार लेने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या मुजरा करने आए थे? ये बोलते हुए उसने केशव की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत होगी, पर तू भी एक बुजुर्ग के नाम पर कचरा है। आर्यन की बातों में अहंकार और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, मानो उसे 300 शिष्यों ने नहीं बल्कि उसने उन 300 शिष्यों को चारों ओर से घेर रखा था। केशव के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने बगल के एक शिष्य से कहा, जाओ इसे मेरे लिए ले आओ। शिष्य के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना आर्यन ने तिरस्कार से कहा, तुम सच में बेकार हो। क्या तुम एक बुजुर्ग कहलाने के लायक भी हो? मेरी राय में तुम सिर्फ कुत्ते की गंदगी का ढेर हो। लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो, केशव ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया, मैं घमंडी हूँ तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? केशव ने चिल्लाकर कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अहंकारी रह सकते हो। सभी सुनो, मिलकर उस सुप्रीम स्टेज हथियार को छीन लो। मैं अब इस पर कोई दया नहीं करने वाला। इसने सियान परिवार का खजाना चुराने की कोशिश की। वो अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आर्यन के पास एक सुप्रीम स्टेज रॉड थी और उसे डर था कि वो उससे उस पर हमला कर सकता है। उसे उस पर पूरा विश्वास नहीं था। यह सुनकर सभी एक कदम आगे बढ़ गए। चाहे कुछ भी हो, एक सुप्रीम स्टेज हथियार को छूना भर उनके लिए पूरी जिंदगी डींग मारने के लिए काफी था। 300 लोग एक साथ आर्यन की ओर टूट पड़े। घेरा छोटा होता जा रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वो 300 शिष्य धीरे धीरे थंडर ड्रैगन रॉड के हमले की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। फिर उसने डरने का नाटक किया और कहा, केशव, तुम कायर हो। अगर हिम्मत है तो अकेले आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम एक अकेले इंसान पर 300 लोगों के साथ हमला कर रहे हो। जब केशव ने आर्यन के चेहरे पर डर देखा तो वो हंसने लगा। हाँ, क्या हुआ? तेरा घमंड कहाँ गया? क्या अब तुम घमंडी नहीं बनोगे? क्या कहा तूने? तू मुझसे लड़ना चाहता है? तेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे साथ लड़कर अपने हाथ गंदे करूं। तू सिर्फ एक कचरा है, कचरे का ढेर है। यह मेरे सियान परिवार का इलाका है। यहाँ तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे लिए तो बस मेरे शिष्य काफी हैं। वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके आगे उसकी कोई औकात नहीं है। हालांकि उसे यकीन था कि थंडर ड्रैगन रॉड में कुछ अजीब है, इसलिए वो खुद आगे नहीं बढ़ा बल्कि उन 300 शिष्यों को आगे रखा और खुद पीछे रहा, क्योंकि चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, उसके लिए इतने लोगों को मारना असंभव होगा। हाँ, लड़के, अब तेरे पास बचने का कोई मौका नहीं है। अब से यह सुप्रीम स्टेज हथियार मेरे सियान परिवार का होगा, केशव ने हंसते हुए कहा। घेराबंदी छोटी से छोटी होती जा रही थी। अंत में केवल 2 मीटर से कम की जगह बची थी। हर कोई आर्यन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। ओए कचरे, यह सुप्रीम स्टेज हथियार तेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, एक कचरे के हाथों में यह भी कचरा बनकर रह जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक सुप्रीम स्टेज हथियार रखने के लायक हो? जब सब लोग उसे कोस रहे थे तब आर्यन ने अपने मन में हायरा से पूछा, क्या तुम तैयार हो? हायरा ने कहा, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। आर्यन ने अपने हाथ में ट्रयू एनर्जी इकट्ठा की और थंडर ड्रैगन रॉड में भर दी। घेराबंदी के छोटा होने से वो वापस थंडर ड्रैगन रॉड के पास आ चुका था। जैसे ही ट्रयू एनर्जी थंडर ड्रैगन रॉड में गई, मोती के अंदर 8 थंडर ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे। थंडर ड्रैगन रॉड से एक रोशनी बाहर निकली जो सीधे आकाश में चली गई। जल्द ही बादलों ने पूरे शिकार मैदान को ढक लिया और बिजली की गड़गड़ाहटों ने आसमान को हिलाकर रख दिया। अचानक एक बिजली की रोशनी काले बादलों से बाहर निकली और नीचे खड़े एक शिष्य के ऊपर गिरी। पलक झपकते ही वो शिष्य भाप बनकर उड़ गया और उसकी जली हुई राख हवा में फैल गई। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक युद्धराज योद्धा को मारने पर 700 XP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। कच 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 बिजली बेतहाशा गिर रही थी। इसके अलावा हायरा ने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली को और अधिक खतरनाक और अधिक तीव्र कर दिया।
थंडर ड्रैगन रॉड का गुप्त हमला नाइट एल्व्स जारी कर दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि हायरा ने अपने हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़ी हुई थी जिसमें 2 लंबी पोनीटेल थीं, जो एक सुंदर लड़की योद्धा की तरह लग रही थी। अपने हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़े हुए उसने शरारत से कहा, मैं थंडर गॉड हूँ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगी, मैं तुम सभी को जलाकर काला कोयला बना दूंगी। हुश 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 हुश। 8 थंडर ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ रहे थे। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और अतुलनीय रूप से मोटी बिजली और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। ये जिस भी शिष्य के ऊपर गिर रही थी वो पलक झपकते ही खाक में मिल रहा था, यहाँ तक कि उनकी खाक से बनी राख भी नहीं बच रही थी। यह वास्तव में एक खौफनाक दिल दहला देने वाला मंजर था। आर्यन, बधाई हो तुम्हें, एक युद्धराज को मारने पर 700 EXP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें, एक युद्धराज को मारने पर 700 EXP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें, एक युद्धराज को मारने पर 700 EXP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार तेज धमाकों की तरह गूंज रही थी। आर्यन के लिए यह भावना बहुत अच्छी थी। उसके EXP पॉइंट्स पागलपन से बढ़ रहे थे और ट्रयू एनर्जी भी इसी तरह पागलपन से बढ़ रही थी। बिजली के कारण मैदान में मौजूद 300 शिष्य काले कोयले में बदल गए। मदद करो, बूम, मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ बस परीक्षा देने आया था, मुझे कोई रास्ता दीजिए, यह दुनिया का अंत है, कोई तो हमें बचाओ। बच्चों की तरह रोते हुए और भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए वो अपनी पूरी ताकत से बाहर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गति बिजली की गति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वो लोग बिजली के आगे बेबस थे। हायरा थंडर ड्रैगन रॉड में मौजूद मोती में खुशी से हंसते हुए उछल रही थी। 8 थंडर ड्रैगन उसके चारों ओर घूम रहे थे और वो अपनी छड़ी लहराते हुए चिल्ला रही थी, उन सभी को कोयले में बदल दो, हायरा उन लोगों से नफरत करती है। हम्फ, आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उनसे नफरत है। आर्यन का बस एक रूल था, जो मारे जाने के योग्य हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। 1 मिनट से भी कम समय में मोती के अंदर के 8 थंडर ड्रैगन शांत हो गए। थंडर ड्रैगन रॉड की आभा शांत हो गई और आर्यन के आसपास 200 से अधिक काले कोयले की मूर्तियां दिखाई दी। 300 में से एक भी शिष्य जिंदा नहीं बचा था, केवल केशव बचा था, जो अपनी जगह पर एक मूर्त की तरह जमा खड़ा था। थंडर ड्रैगन रॉड की इतनी खतरनाक शक्ति देखकर वो भौंचक्का रह गया था और सदमे की वजह से पूरी तरह से बौखला गया था। हालांकि उसे बिजली का कोई भी झटके नहीं लगा था, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी ही थी जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। उसका सिर सुन्न हो गया था, उसकी आंखों की दोनों पुतलियां फैली हुई थीं और आर्यन को देखते हुए उसका मुंह फटा हुआ था। भ्रम, यह सब एक भ्रम है। वो पूरी तरह से पागल होने वाला था। असंभव, कोई भी सुप्रीम स्टेज हथियार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके लिए एक ही बार में इतने सारे लोगों को मारना असंभव है, ये नहीं हो सकता। वो टूट चुका था। केवल 1 मिनट में थंडर ड्रैगन रॉड के गुस्से ने उसके 300 शिष्यों को मार डाला था। यह अकल्पनीय रूप से भयावह था। आर्यन ने अपनी थंडर ड्रैगन रॉड को वापस स्पेस रिंग में रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही वो केशव के सामने पहुंच गया और उससे ठंडी आवाज में कहा, बुजुर्ग, क्या आपको कुछ मजा आया? क्या अब मेरे पास तुमसे लड़ने की योग्यता है? क्या मेरे पास अब आपके सियान परिवार के साथ खेलने की योग्यता है? क्या अब आपको घमंड करने का कुछ अधिकार है? उसका हर वाक्य अहंकार, प्रभुत्व और घमंड से भरा हुआ था। केशव एक कदम पीछे हट गया। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, कुत्ते, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी तलवार में लेवल 1 के युद्ध सम्राट की शक्तियां भरी हुई थी, साथ ही उसके शरीर से भी युद्ध सम्राट की आभा फूट पड़ी। ओह, तो तुम एक युद्ध सम्राट हो? आर्यन की आंखें छोटी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर ड्रैगन स्लेयर को बुलाया। तुरंत उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर आ गया, जिसे घुमाते हुए उसने एक वार किया।
सामने से आती केशव की तलवार ड्रैगन स्लेयर के वार से कई टुकड़ों में टूट गई। यहाँ तक कि केशव का हाथ भी सुन्न हो गया था और वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को अपने कंधे पर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि जुबिन की मृत्यु कैसे हुई? केशव का दिमाग गड़बड़ में था। उसने अभी अपनी पूरी शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही बिजली की गड़गड़ाहट के प्रकोप से डरा हुआ था। आर्यन की ठंडी आंखों को देखकर उसके दिल में और भी डर पैदा हो गया। आर्यन उसकी ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था। वो पीछे की ओर हटते हुए बोल रहा था, मत करो, मुझे मत मारो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो जेकाल संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा। और तुम सियान परिवार के बारे में मत भूलना, उनसे भी मेरा रिश्ता है। और कबीर तुम्हें जाने नहीं देगा। उसका दादा कुंदन भी मेरे साथ हैं, वो तुम्हें मार देंगे। वो पीछे की ओर हटता रहा। आर्यन ने अपने कंधे पर रखे ड्रैगन स्लेयर को एक हाथ से सहलाया और मुस्कुराते हुए उसके पास आना जारी रखा। क्या सियान परिवार इतना मजबूत है? अरे नहीं, मुझे अभी ट्रयू एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर उसने हंसते हुए आगे कहा, ये मेरी ब्लेड बहुत भूखी और प्यासी है। अचानक आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर ड्रैगन स्लेयर को उठाया और केशव की गर्दन पर वार किया। इससे केशव इतना डर गया कि उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। हातिम अभी भी हमारे सियान परिवार के हाथों में है। मीरा और मोटू भी हमारे सियान परिवार के हाथों में है। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे तो वो सभी मर जाएंगे। तुम मुझे मार नहीं सकते। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। जब केशव ने देखा कि आर्यन रुक गया है तो उसने तुरंत कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो वे सभी मर जाएंगे। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं उन्हें जाने दूंगा। मेरे एक के बदले में 3 जीवन। जब तक वो जिंदा रहेगा उससे बदला लेने के लिए उसे और मौके मिल जाएंगे। अभी के लिए सबसे जरूरी उसे अपना जीवन बचाना लगा। ये देखकर कि आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी अभिव्यक्ति ने अहंकार का निशान फिर से हासिल कर लिया और कहा, आर्यन, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। उन लोगों की जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने पहाड़ तोड़ मुक्के और अपनी दाहिने हाथ में जादुई शक्ति को थोड़ा इकट्ठा किया और अपने ब्लेड को कंधे से नीचे उतारा। एक वार के साथ केशव का शरीर 2 भागों में बंट गया। उसके शरीर के 2 हिस्सों में 100 मीटर की दूरी थी। यह अतुलनीय रूप से क्रूर था। आर्यन की नजरें अंधेरी हो गईं और ठंड से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, क्योंकि एक बार जब मैंने किसी को जान से मारने का ठान लिया तो उसे खुद साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं और बादलों में खड़ी जैकाल चोटी को देखा और बड़बड़ाया, अगर कोई भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे और उसकी सारी नस्लों को मिटा दूंगा। सियान परिवार, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो और आगे बढ़ो। वो इस बहुत गुस्से में था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने उसके लोगों को छूने की हिम्मत की। वो उन सब को खत्म कर देगा जो ऐसा करेंगे। उसके सिर का शायद कोई पेंच ढीला था और वो केवल इस बात की परवाह करता था कि उसके लोगों को कोई न छुए, वरना उसे एक खून का प्यासा शैतान बनने में देर नहीं लगती थी। आर्यन को जिसकी ज्यादा चिंता थी वो हातिम था। जहाँ तक मीरा और मोटू राम की बात है, उसे पता था कि वो दोनों ठीक होंगे, क्योंकि वो दोनों बाहरी हिस्से के शिष्य थे। तो सियान परिवार के लोग जल्दी से उनको कुछ नहीं करेंगे। हालांकि आर्यन को पूरा यकीन था कि हातिम अभी मरा नहीं है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा दिया गया मिशन अभी तक बंद नहीं हुआ था और इसका मतलब था कि वो भी ठीक है। अगर हातिम मर गया होता तो मिशन विफल हो जाता। हातिम मेरा इंतजार कर रहा होगा, आर्यन ने अपने मन में सोचा। अगर उसे किसी ने भी छूने की हिम्मत की तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा, उसने अपने दिल में जोर से चिल्लाते हुए कहा। सुबह के समय तलवार मकबरे का निकास द्वार खुल चुका था और परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। शिकार के मैदान से सभी शिष्य बाहर निकल रहे थे और जेकाल चोटी की ओर बढ़ रहे थे।
कुछ शिष्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि कुछ निराश थे। आर्यन भी उन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। जब वो जेकाल चोटी पर पहुँचे तो वो उनके बीच ही कहीं खड़ा हो गया। अचानक उसकी नाक में एक परिचित खुशबू आई। जहरीली विडो। आर्यन ने अपनी एक आंख पीछे की ओर घुमाकर देखा कि वास्तव में यह जहरीली विडो थी। हालांकि वो कल से अलग थी। आज उसके बगल में 5 से 6 शिष्य खड़े थे और वो सभी आर्यन को ही देख रहे थे। जहरीली विडो ने हत्या के इरादे से आर्यन की ओर देखा। वो वही है। ओह, तो यह वो लड़का है। इसी के साथ उन सभी ने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक लड़के ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो। यह लड़का एक मोटे तंदूर की तरह था, जिसकी तोंद आगे निकली हुई थी। आर्यन हल्के से हंसा और बोला, यह घमंड ही तो है जो एक इंसान को जीवित रखता है। अगर आप घमंडी नहीं बनेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसका मतलब कि तुम मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत कर रहे हो।